क्या हुआ है? यह विद्रोही सेना पिछले दिनों हार का सामना कर चुकी है। 10,000 विद्रोही सैनिक 5,000 सरकारी सैनिकों से पराजित हुए। तुम्हारा यह जाना शायद सरकारी सैनिकों से सीधी लड़ाई में उलझ जाए। अब पछताओ, शायद बहुत देर हो चुकी है। बस तुम्हें याद रखना होगा, वहां पहुंचकर हालात के अनुसार काम करना। धन्यवाद देव चाचा। चिंता मत करो, अब तुम गर्भवती हो। घर का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आप। कंजूसी मत करो, जो चाहो खरीद लो। मैं घर पर नहीं हूँ, वे सब आपकी बात मानेंगी। समझ गई स्वामी। मेरे द्वारा खरीदा गया अनाज 2-3 साल चल जाएगा। तुम लोग घर पर बड़ी दीदी की बात ध्यान से सुनना। समझ गए? जी स्वामी। स्वामी, जब रणभूमि में पहुंचोगे तो अपना ख्याल अवश्य रखना। हम सब घर पर तुम्हारे लौटने का इंतजार करेंगे। स्वामी, हार मानकर भाग जाना कोई शर्म नहीं है। मैंने सोच लिया है, हमारा बच्चा जन्म के समय लगभग होगा। पंचतत्व में अग्नि प्रबल, पानी और पेड़ की जरूरत है तरोताजा करने के लिए। इसलिए अगर लड़का हुआ तो नाम रखना जाओ मुंह नहाने वाले मुंह का। अगर लड़की हुई तो नाम रखना जाओ वान, कोमल और सुशीलवान। स्वामी, जो आप कहेंगे। हम आपको गांव के मुख्य द्वार तक छोड़ दें? ठीक है। फेंग जी, गांव के ये सभी युवा, सिर्फ आप में ही काबिलियत है। वहां पहुंचकर याद रखना, मदद करते रहना, उनका ध्यान रखना। पड़ोसियों, चिंता मत करो। मैं झाओ फेंग अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, उन्हें जीवित वापस लेकर आऊंगा। माम पिताजी। मैं चला। पति जी सही सलामत रहें। सरदार, तुम्हें सही सलामत लौटना है। अपने आंसू रोक लो, रोना धोना। आज से तुम अब इस घर के बेटे पति पिता नहीं हो। 1,88,888 बेटा पति बाप। 8,888 युद्ध के मैदान में चढ़ गए। अपने दिमाग को चमकदार रखो, हीरो बनने की कोशिश में आगे मत आओ। जो भी बेतहाशा आगे बढ़ेगा उसे सजा। मुझे जाओ फेंग पर दोष मत देना, अपने शहर के रिश्ते का ख्याल नहीं रखा। तुम्हारी जान भी जान है, घर में पत्नी और बच्चे हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सही कहा, लड़ाई कोई खेल नहीं है, इसमें लोग मरते हैं। हमें जिंदा लौटना ही होगा। हमारे पास भी पत्नी, बच्चे और बूढ़ी माँ है। चलो। किस गांव के हो? तुम्हारा नाम क्या है? झाओ गांव। झाओ फेंग। वही झाओ फेंग जिसने बाघ का सामना किया। तो आप ही झाओ गांव के मुखिया हैं। आप थोड़ा ठहरिए, मैं अभी जाकर सूचना दो। सचमुच एक बहादुर आदमी है। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। मैंने पहले ही ऊपर वालों से बात कर ली है। अपने गांव के लोग खुद चुन लो। शुक्रिया जनरल, लेकिन मैं पहले ही साफ कह दूं ताकि गांव में बदनामी न हो। तुम्हारे अपने गांव के लोग ज्यादा से ज्यादा 10 ही चुन सकते हो। यही मैं तुम्हें सबसे बड़ी सुविधा दे सकता हूँ। भले ही सिर्फ 10 ही हो, लेकिन मैं खुद चुनूंगा लोग। इसका मतलब है मैं बना सकता हूँ एक पूरी तरह वफादार अपनी मुख्य टीम। जनरल शे, नमस्ते। जनरल ने आपके लिए यह भेजा है। तैयार कवच और तलवार। कृपया मेरे साथ आइए।
नए सिपाही उस मैदान में हैं। फेंग जी, मैं मजबूत हूँ और लड़ सकता हूँ। कप्तान झाओ, मुझे चुनिए। मेरे पिता और आपके पिता भाईचारे की कसम खाई थी। सब चुप रहो। ईगल आई सक्रिय करो। क्या इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं? सिस्टम पर निर्भर है। मुझे जांच करनी होगी। तीन कुत्ते, लोहे का बैल, धन और भंडार भरा। बस तुम लोग ही रह गए हो। ठीक है, बस तुम 10 ही। फेंग भैया, मैं तो तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा। जाओ फेंग, तुम धोखेबाज हो। मेरे परिवार ने तुम्हारे लिए इतनी चीजें बनाई और तुम पहचानते भी नहीं। कृतघ्न इंसान। हे भगवान, तुमने आंखें बंद कर ली हैं। पहले मरने वाला वही होगा। झाओ फेंग, तुमने ऐसा क्यों किया? हमें क्यों नहीं चुना? मैंने अभी जिन्हें चुना है वे सब शारीरिक रूप से सबसे मजबूत हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे गांव वाले एक एक करके ऐसे होंगे। सब मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। भाइयों, तुम लोग मुझे दोष मत देना। एक बार मैं झाओ फेंग ऊपर पहुंच गया तो तुम्हें जरूर वापस ले आऊंगा। कप्तान झाओ, मैं सोंगी हूँ। जनरल कियान ने मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा है। पूरी तरह से सैनिकों की भर्ती करो। सोंग दादा, आप पर कष्ट हुआ। यह सोंगी सहायक बताया जाता है, लेकिन असल में है निगरानी अधिकारी। वह बूढ़ा लोमड़ी कियान चोंग वाकई में पूरा भरोसा नहीं करता। एक जिसे अभी हाल में पदोन्नत किया गया है। यह नया आदमी। इस बार की भर्ती में शहर से 500 आदमी चुने गए। आसपास के 20 गांवों से, हर गांव से 50, कुल 1000 जुटाए गए। मिलाकर 1500 नए सिपाही। तुम्हारे बचे हुए 40 स्थान, उन्हीं में से चुन लेना। जाओ कप्तान, आप पहले। तुम और तुम भी। कप्तान, तुमने मुझे क्यों नहीं चुना? मैं तो लीजियावा का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। सबसे ताकतवर। वह पत्थर उठाकर घुमाओ। उठाकर एक चक्कर लगाओ। अगर काम करे तो मैं तुम्हें रख लूंगा। यह झाओ फेंग कमाल का आदमी है। उसकी पसंद है। पहली नजर में साधारण लगता है, लेकिन गौर से देखो, सब मजबूत और ताकतवर है। उसकी नजरों में एक जंगी जोश है। वहाँ कप्तान झांग का कैंप है, जो घोड़े पर सवार है। वह कप्तान झांग के अधीन एक सैन्य अधिकारी है। उसका नाम है ली दजुई। वह बहुत खतरनाक आदमी है। वहाँ जनरल सुन की निजी सेना का कैंप है। हमारे पूरे विद्रोही दल में उनका अनुशासन सबसे सख्त है। भाई सोंग, हमारे इस विद्रोही दल में कितने सैनिक हैं? हाँ हाँ, ज्यादा नहीं। बस कुछ पहाड़ियों पर कब्जा करके 1 से 1.5 जिले का इलाका, 50,000 भाइयों को जुटा लिया। मैंने सोचा था कि ये बस एक झुंड है, जीने का रास्ता खो चुके गुंडों और डाकुओं का। लेकिन अब तो ये 50,000 की सेना बन गई है। यह तो पहले से ही एक ऐसा शक्तिशाली संगठन है जो साम्राज्य की सत्ता को खुली चुनौती देने में सक्षम है। यह विद्रोही सेना चेन गोंग के नेतृत्व में है। चेन गोंग का नाम गोंग है और उनकी शक्ति अजय है। पूरे हैंगशान क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद उन्होंने तुरंत हमला कर दिया हमारे इस ज्यूजियांग क्षेत्र पर। भविष्य में शायद वे पूरी दुनिया हासिल कर सकते हैं। समझ गया। तो फिर हमारे गांव, हमारे जिले की क्या स्थिति है? जाओ गांव प्रमुख का ताओगुआंग काउंटी ज्यूजियांग कमांडरी के पश्चिम में स्थित है। यानी कि अब में चेन का क्षेत्र पूरी हैंगशान कमांडरी है। साथ ही ज्यूजियांग कमांडरी का 1/3 हिस्सा भी उसकी अपनी सेना के अधीन है। 1000 अंगरक्षक भी हैं। अंगरक्षकों का जीवन बहुत ईर्ष्या होती है। कौन अंगरक्षक बन सकता है? ज्यादातर शहर के लोग। उनकी आमदनी अच्छी है। उनका शरीर हम गांव वालों से मजबूत है। ये लोग तो स्वाभाविक रूप से ऊपर वालों की जरूरत के लिए आरक्षित रहते हैं। यह सामान्य बात है। 4 महान सेनापतियों के नीचे 5000 सैनिकों वाले कमांडर होते हैं। कमांडर के नीचे 1000 सैनिकों वाले अधिकारी होते हैं। अधिकारी के नीचे 500 सैनिकों वाला अर्ध कमांडर है। जनरल कियान ही अर्ध कमांडर है, तो यह कियान चोंग है, 500 लोगों का अर्ध कमांडर। जनरल कियान के अधीन 5 सैन्य नेता नियुक्त हैं। पिछली लड़ाई में एक मारा गया था। अभी एक पद खाली है। तुम प्रमुख 10 हैं और तुम झाओ फेंग उनमें से एक हो। अच्छा, ऐसी बात है। हर आदमी का अपना एक ठिकाना होता है। अब मैं हूँ छियान चोंग का आदमी। एक विद्रोही सेना में
इतने नियम क्यों? यहाँ का पानी वाकई बहुत गहरा है। ये दोनों सैन्य नेता, ये है झो गुआंग और वू बिन। झो गुआंग जनरल के पुराने साथी हैं। वू बिन बाद में शामिल हुआ था। वह जनरल से बहुत सहमत नहीं है। दोनों सैन्य नेताओं से मिलिए। ये है बाघ से लड़ने वाले जाओ दल नेता। सचमुच एक युवा नायक है। अद्भुत। एक बाघ की खाल के बदले एक सैन्य नेता का पद। यह सौदा तो बहुत फायदेमंद है। हमारी तलवार की धार पर जान जोखिम में डालने से तो कहीं ज्यादा भाग्यशाली है। भाइयों, छावनी में लौटते हैं। रुको। सब कहते हैं कि तुमने बाघ मार डाला। मुझे लगता है यह सब झूठ है। तुम्हारा यह छोटा सा शरीर, शायद तुमने बस बाघ की खाल उठाई और भाग गए जनरल कियान के सामने श्रेय लेने। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ खास मतलब नहीं। मैं यही कह रहा हूँ, कुछ लोग रिश्तों के बल पर ऊपर पहुँचते हैं। हम सैनिकों की जान की कुर्बानी से मिली उपलब्धि। तुम एक दिन में इतना ऊपर कैसे पहुँच गए? इस आदमी का नाम झेंग माओ है। यह वुशी का आदमी है। बदनाम बदमाश है। उसकी तरफ ध्यान मत दो। जानबूझकर झगड़ा खड़ा कर रहा है। यह मुसीबत मैं टाल नहीं सकता। आज अगर इस कांटे को नहीं निकाला तो मेरे गांव प्रमुख के सम्मान की स्थापना ही नहीं हो पाएगी। मैं बाघ की खाल पेश करता हूँ। गवाह और सबूत दोनों मौजूद है। तुम कहते हो मैं नकली हूँ। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैंने पढ़ाई नहीं की है। मुझे नहीं पता सबूत किसे कहते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मुट्ठी मजबूत हो तो बात मानी जाती है। तुम्हें हिम्मत होनी चाहिए तो मेरे साथ एक लड़ाई लड़ो। अगर हिम्मत नहीं है तो रेंगते हुए चले जाओ। मैं तुम्हारे जैसे लोगों के साथ, सिर्फ जुबान चलाने वालों के साथ शर्मिंदा हूँ। हम दोनों एक ही पद के अधिकारी हैं। समझ रहे हो? तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। मैं तुमसे लड़ूंगा। एक मुक्का काफी है। क्या मैंने सही सुना? उसने कहा एक मुक्का काफी है। क्या इसका मतलब है बस एक मुक्का लगेगा जेंग तुमचांग को गिराने के लिए? पागल हो गया है यह लड़का, सचमुच पागल है। वह झेंग माओ को नहीं जानता। कौन है वह? झेंग माओ ने 100 लोग मारे हैं, तब जाकर तुमझांग बना। प्यारी बच्ची कहती है एक मुक्के से मुझे मार सकती है। क्या तुम मेरा अपमान कर रही हो? नहीं। मैं तुम्हारा अपमान कैसे कर सकता हूँ? मेरा मतलब है तुम्हें मारना। एक मुक्का भी बहुत है। अभी तुम्हें मार डालूंगा। झेंग माओ। दोनों सैन्य अधिकारी, सेना में अभ्यास, बस इतना ही काफी है। इसलिए कृपया आप दोनों गवाह बने ताकि भविष्य में कोई यह न कहे कि मैं झाओ फेंग साथियों पर अत्याचार करता हूँ तुनचांग के पद का उपयोग करके, और ताकि आपसी सद्भाव न टूटे। दिलचस्प है, यह लड़का सिर्फ घमंडी नहीं है बल्कि थोड़ा समझदार भी है। यह मेरे मुंह पर ताला लगाने की बात है और सहारा ढूंढने की भी कोशिश है। बस जब मैं और झो गुआंग हाँ कह दे तो यह मुकाबला नियमों के अनुकूल हो जाएगा। एक प्रतियोगिता बन जाएगी। बहादुर लड़का, तुम में हिम्मत है। क्योंकि जाओ दल प्रमुख को यह मनोरंजन पसंद है, हम निश्चित रूप से साथ देने को तैयार हैं। भाई झो, तुम क्या कहते हो? सेना में मारपीट की मनाही नहीं है, पर संयम बरतना होगा। जान न ले। सब आगे बढ़िए। कमाल है, कमाल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कप्तान वू, आपके आदमी जल्दी हार मान जाते हैं। झेंग माओ सच में उस विशाल जानवर से कमतर है। मैंने उस विशाल जानवर से लड़ते समय आधा घंटा लगाया, जबकि उसने जी केवल एक मुक्का और एक सांस ली। लेकिन आप चिंता न करें, मैंने सिर्फ 7 हिस्सा ताकत लगाई, जानलेवा वार नहीं किया। उसकी हड्डियां मजबूत है। घर जाकर 2 हफ्ते आराम कर ले तो ठीक हो जाएगा। जाओ टुनझांग, आप तो जबरदस्त है। जाओ टुनझांग, आपकी शक्ति अद्भुत है। वीर वीर। बहुत हलचल है ना? फौज जल्द ही कूच करेगी। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो?
क्या हुआ है? फौज में निजी झगड़े मना है। जेंग तुनचांग जमीन पर कैसे गिर गए? जनरल कियान, भाइयों में बस थोड़ी मारपीट हो गई, हद से ज्यादा हो गया। यह बेहूदगी है। सरकारी फौज बस 100 मील दूर है, कभी भी हमला कर सकते हैं। इतना बड़ा खतरा सामने है, दुश्मन से कैसे लड़े यह नहीं सोच रहे, अभी और बातें कर रहे हो, यहाँ आपसे लड़ाई कर रहे हो। यह कैसी बदतमीजी है? सब वापस अपनी जगह जाओ। मेरे लिए अच्छी तरह अभ्यास करो। अगर किसी की हिम्मत हुई मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने की, तो सैन्य कानून के अनुसार सजा मिलेगी। झाओ फेंग, तू मेरे साथ आ। बहुत खूब किया, तूने मेरी शान बढ़ा दी। वो वू बिन अपने आत्मसमर्पण के दम पर, उसके पास कुछ खूंखार बदमाश है, रोज रोज की बात है, मुझसे टकराता रहता है। आज तुमने यह मुक्का मारकर उसके घमंडी चेहरे को पूरी तरह तोड़ दिया है। मैंने तुम्हें सही पहचाना था, तुममें साहस भी है और समझदारी भी। वो बिन के सामने ही पहले बातों से नियम बना दिए, जीतकर हुनर से नियम स्थापित किए, हार गया। बहुत अच्छी चाल है जनरल, आप बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं, यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह तथ्य है। मेरे अधीन सैनिक नेता का पद अभी भी एक खाली है। पिछले दिनों जो मारा गया था वह बस एक बेवकूफ बहादुर था। तुम अच्छा काम करो, यह पद मैं तुम्हारे लिए रखूंगा। जनरल, आपके उत्थान के लिए धन्यवाद। झाओ फेंग निराश नहीं करेगा। क्या तुम मुझे खाली वादे दे रहे हो? वैसे भी मेरी काबिलियत काफी है, तुम मुझे बढ़ावा नहीं दोगे तो भी मुझे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तुम जाओ और तैयारी करो। आज दोपहर सेना कूच करना शुरू कर देगी। जनरल, इस नीच सिपाही की एक और विनती है। बोलो, क्या आप मेरी कमान के तहत 50 लोग मेरी खुद की देखरेख में प्रशिक्षित? क्यों? मुझे पता है तुम एक शेर से लड़ने वाले नायक हो, असाधारण ताकतवर। लेकिन क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा तरीका अकेले काम करेगा? क्या वे हमारे उन मौत के ढेर से निकले पुराने सिपाहियों की बराबरी कर सकते हैं? मैं नहीं चाहता कि वे बेकार मर जाएं। आपने देख लिया, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था। जनरल इन दिनों अभ्यास कर रहे हैं ताकि उन्हें अलग अलग दर्जों में बांटा जा सके। नए भर्ती किए गए 1500 सैनिकों में से जो अच्छे से प्रशिक्षित हों उन्हें बाद के लिए रखा जाएगा। जो अच्छे से प्रशिक्षित न हों वे ही हमले के समय काम आएंगे। पहली पंक्ति खाई भरने वाली, तीरों की बौछार झेलने वाले बलि के बकरे। मेरे आदमी मरेंगे भी तो वह मौत भी दुश्मन की तारों को तोड़ने की राह पर होगी। जनरल की गणना में यह लड़का सिर्फ कुछ दिन हुए हैं सेना में आए और तुमने सेना के सबसे गहरे, सबसे अनकहे रहस्य साफ साफ देख लिए। यह कोई गांव का साधारण लड़का नहीं है, यह तो बिल्कुल चालाक दिमाग है। अच्छा, क्योंकि तुम्हें विश्वास है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। 3 दिन बाद मुझे एक ऐसी सेना दिखाई देगी जो बिल्कुल अलग हो। अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हारे वो 50 आदमी सबसे पहले मोर्चे पर झोंक दिए जाएंगे। जियानयांग की शहर की दीवार, आकाश का समय, चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर लो ज्यादा सुधार नहीं होगा। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि कोच द्वारा चुने गए लोगों पर ध्यान दूं, उनकी आवश्यकतानुसार विशेष प्रशिक्षण दूं ताकि वे पूरी तरह पिछड़ न जाएं। सभी नए सिपाहियों में सबसे कमजोर प्रशिक्षित माना जाता था ताकि बलि का बकरा बन सके। जनरल शिए, जाओ फेंग वह तो बस एक साधारण किसान है, प्रशिक्षण के बारे में क्या जानता है? हमारी सेना की प्रशिक्षण विधि यह सब युद्ध के खूनी समंदर से सीखा गया है। क्या वह उससे बेहतर हो सकता है? तुम नहीं समझते, मैंने इतने नए सिपाही देखे हैं, हजारों की तादाद में। उनकी नजरों में सिर्फ सूनापन होता है, या तो डर है या तो महत्वाकांक्षा छुपा नहीं सकते। लेकिन यह झाओ फेंग, वह बहुत शांत है, शांत जैसे एक अथाह पुराना कुआं। तुम देख नहीं सकते आखिर उसने क्या छुपाया है। यह नजर, मैंने सिर्फ एक ही इंसान में ऐसी नजर देखी है। कौन? चेन गोंग, एक छोटा सैनिक। जनरल ने इस सैनिक की तुलना चेन गोंग से की। जाओ फेंग को पता है वह कितना डरावना है। क्या तुमने सुना? वह जाओ लड़का खुद को प्रशिक्षक बना लिया। मुझे लगा उसके पास कोई खास हुनर है, नतीजा सिर्फ कतारों का अभ्यास है, दिखावटी और फालतू। पता नहीं वह आखिर करना क्या चाहता है। मैंने सुना है वह सैन्य प्रशिक्षण नहीं करना चाहता, वह शहर पर हमला करने से पहले उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है।
क्या तुम सचमुच सोचते हो कि यह एक जानवर को मारने जैसा है? फिर युद्ध कैसे लड़ेंगे? हास्यास्पद। झेंग माओ, तुम कितने समय से मेरे साथ हो? सौसेनापति, जब से विद्रोही सेना उभरी है मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ। क्या तुम ऊपर बढ़ना चाहते हो? सपने में भी यही सोचता हूँ। अच्छा, जाओ, वह पहला आक्रमण करने का गौरव प्राप्त करो। जब तक तुम पहले व्यक्ति बन जाओ जियान्यांग की शहर की दीवार पर चढ़ने वाले इस सैन्य नेता की पदवी मैं तुम्हें पक्की दिलवाता हूँ। पहला चढ़ाई करने वाला। क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? लेकिन अगर मैं नहीं मानता तो मेरी जान अभी ही चली जाएगी। मैं आदेश का पालन करूंगा। खड़े हो जाओ। फेंग भाई, मैं वाकई दौड़ नहीं सकता। तुम चाहे जो भी हो, मेरी टीम में केवल वही सैनिक खड़े रहते हैं और वही कायर भागते हैं। मैं दोबारा कहता हूँ, खड़े हो जाओ। आशा है इन दिनों स्कूल की ट्रेनिंग काम आई होगी। दोस्तों, मैं 3 और दिन इंतजार करना चाहता था। हमारे पास एक सप्ताह है नए सिपाहियों को और प्रशिक्षित करने का। लेकिन अभी अभी खबर मिली है दाकिन की सहायता सेना नदी पार कर चुकी है। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन वे जियान्यांग शहर के नीचे पहुंच जाएंगे। इसलिए अब और इंतजार नहीं हो सकता। 2 घंटे बाद हम शहर पर हमला करेंगे। इस लड़ाई में हमें जियान्यांग जीतना ही होगा। बस इस कठिन किले को तोड़ना है। हम तो एक साथ ले सकते हैं क्वानजियाओ लियांग के 3 जिलों को, पूरे जूजियांग क्षेत्र में आधा साम्राज्य लॉर्ड चेन के हाथ में होगा। इतनी जल्दी क्यों? क्या सच में कोई समस्या नहीं है? मेइचिंग को अग्रदूत की आवश्यकता है। मध्य सेना से आए लोगों को छोड़कर वे असंगठित बलिदान के पात्र हर इकाई से लोग दिए जाएंगे। हर सैन्य अधिकारी एक देगा। मैं आधा अधिकारी हूँ। तुम्हें 500 सैनिक देने होंगे। एक अग्रिम दल बनाओ। पहली हमले की लहर। तुम 100 लोगों के नेता हो। हर टुकड़ी 10 अनुभवी सैनिक दे। झाओ फेंग, वू बिन, तुम लोग नहीं। झाओ फेंग, वू बिन, तुम लोग नहीं। क्या हुआ वू शिट, तुम नहीं चाहते? जनरल, जो भी मेरे हाथ के भाई हैं, ये सभी वो पुराने सैनिक हैं जो हमारे साथ छोटे स्तर से ही जुड़े थे। हर एक अनमोल खजाना है। उन्हें पहले कदम पर ही शहर पर हमला करने भेजना और दीवारों के नीचे बेकार मर जाने देना। क्या यह बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? उनकी असली कीमत शहर तोड़ने के बाद ही साबित होनी चाहिए। गलियों की लड़ाई में मैं तुमसे सलाह नहीं मांग रहा हूँ। यह सेना का आदेश है। जिसे भी आपत्ति हो मैं अभी उसकी खोपड़ी मरोड़ दूंगा। अब सब लोग मौजूद हैं। बस एक नेता की कमी है। तुम में से कौन तैयार है इन 50 सैनिकों का नेतृत्व करने वाला? अग्रदल बटालियन, पहला कदम शहर पर हमला करना है। पहली सफलता हासिल करो। मैं तो मरने नहीं जा रहा। जनरल झाओ फेंग, वह पहली सफलता हासिल करना चाहते हैं। तुम्हें किसकी पहली सफलता मिलेगी? वो सब मरे हुए लोगों से भरा गया है। तुम समझते हो यह बाघ से लड़ना है? इतना आसान है क्या? वापस जाओ और शांति से रहो। जनरल, आपकी बात गलत है। जाओ टुनचांग की यह महत्वाकांक्षा हमारे लिए एक आदर्श है। इस समय हमारी सेना को सही लोगों की सख्त जरूरत है। इतने बहादुर योद्धा को पाकर क्या हम सिर्फ स्नेह के कारण उसके रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं? कप्तान झाओ, आपकी वीरता सेना में मशहूर है। आप में शेर से लड़ने की ताकत है। मैं हमारी सेना के लिए यह पहली जीत हासिल करना चाहता हूँ। क्या हम उन पर बोझ बनेंगे? सैनिक नेता वो सही कह रहे हैं। यदि सेना नेता झाओ पहले चढ़ाई कर लेते तो यह हम सभी के लिए सम्मान की बात होगी। झाओ फेंग, चूंकि तुम्हारा इतना दृढ़ संकल्प है तो मैं वो बिन तो आज यही बात रखते हैं। अगर तुम सच में जीत सके वह पहला स्थान प्राप्त करने का श्रेय तो भविष्य में सेनापति तुम्हें 100 सैनिकों का अधिकारी बना देंगे। यहाँ तक कि 3 पदों से भी ऊपर उठा देंगे। हम में से कोई भी आपत्ति नहीं करेगा और दिल से मान लेंगे। जनरल, मैं जाने को तैयार हूँ। मेरी ट्रेनिंग आधुनिक मिलिट्री ड्रिल के अनुसार है। थोड़े समय में सुधार संभव है। समय लगभग हो गया है। किले पर हमला करने की तैयारी करो। मारो। इस व्यक्ति के चेहरे पर किले पर हमले का कोई असर ही नहीं है।
सूचना दे। आगे मार्ग अवरुद्ध है। अग्रदल को भारी क्षति हुई है। पहले अग्रिम सेना के कमांडर की जांच करो। यह व्यक्ति कौन है? यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जी। सूचना दे। श्रीमान चेन को जवाब दे। यह व्यक्ति तांग पोजुन है, सैन्य कमांडर के अधीन, कियान चोंग के आधे समय के सेनापति। वे कुछ दिन पहले ताओगुआंग काउंटी में नए भर्ती किए गए सैनिक हैं। उनका नाम झाओ फेंग है। वे पहले हमले दल के सदस्य हैं। कहते हैं कि वे कियान चोंग के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाना चाहते हैं। यदि यह युद्ध में बच जाता है तो सबसे बड़ा योगदान इसका ही होगा। 3 पदों से पदोन्नति मिलेगी। जनरल, यह सिपाही जाने को तैयार है। सब सोचते हैं मैं उतावला हूँ, पर मेरे पास एक प्रणाली है। दीवार पर चढ़ते समय मरना असंभव है। तुम लोग शतपति बन जाओ। अच्छा, वापस जाकर तैयारी करो। जरूर जीवित वापस आना। मुझे लगा था कि वह प्रतिभाशाली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह झाओ फेंग होगा। यह एक बेवकूफी भरा काम है। इस लड़ाई में मौत से बाल बाल बचे। कौन तैयार है मेरे साथ चलने को, शहर की दीवार पर चलने को? मैं। फुगुई। तुम 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 और तुम भी मेरे साथ चलो युद्ध पर। जी। बाघ से लड़ने वाला झाओ फेंग, वह स्वयं अग्रदूत बनने की इच्छा रखता है। बहादुर लड़का, तू असली मर्द है। मेरा नाम है वांग दाबा। मैं एक सीधा सादा आदमी हूँ। मैं हीरो का सम्मान करता हूँ। इस बार हमारे 50 जवान हैं। सब तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। ये लोग अभी अभी चुने गए हैं। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद भी लाइन में खड़े होना ठीक से नहीं कर सकते, बेकार है। रुको, ये पहली लहर है, मौत के मुंह में जाने वाली। सच कहूँ तो तुम्हारी ट्रेनिंग में दम है लड़के। पीछे के ये 10-12 लोग लगते हैं जोश और तेज से भरे हुए, बाकी सबसे बिल्कुल अलग। मैं हूँ महान कियान साम्राज्य की राजकुमारी। असल में मेरे राजा भाई ने मुझे गुप्त पहचान में यहाँ विद्रोहियों की जांच करने भेजा था, लेकिन सोचा न था कि यहाँ विद्रोही इतने शक्तिशाली हैं। इतनी जल्दी जियान्यांग पर कब्जा कर लिया। सौभाग्य से जिला मजिस्ट्रेट भाग गया। महाराज अवश्य ही मुझे बचाने आएंगे। अग्रिम दल के रूप में यह जिला कार्यालय हमारा ही है। बस अफसोस है कि हाकिम भाग गया। क्या देख रहे हो? खाना लाओ। भाई भूख से बेहाल है। नीच दासियों, क्या बहरे हो गए हो? कमांडर की बात नहीं सुनी। खाना पीना चाहिए। जल्दी करो, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं भूख से मर रहा हूँ। अरे तुनजंग, यह क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था पानी और खाना? क्या यह भाइयों में बांटने के लिए है? मैं समझ गया। क्या इसलिए कि भैया, तुम तो जानते हो मैं एक सीधा सादा आदमी हूँ। चुप रहो। क्या इतना कंजूस हूँ मैं? तुम कौन हो? ये बागी यह नहीं जान सकते कि मैं राजकुमारी हूँ। नहीं तो वे अवश्य मुझे राजकुमार को डराने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मालिक ने कहा था अगर इस लड़की को कुछ हुआ तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। जनरल साहब वापस आ गए। यह हमारे बुजुर्ग महोदय द्वारा बाहर से खरीदी गई नौकरानी है। नौकरानी जैसे कपड़े पहनेगी। तुम सबसे बेहतर
मैं हूँ चू शीशुई। मेरे पिता जियान्यांग काउंटी के मजिस्ट्रेट हैं। मैं उनकी इकलौती वैध पुत्री हूँ। चू शीशुई। खा लो। तो बॉस मुझे सजा नहीं दे रहा था, वह डर रहा था कि जहरीला है। वह तो मेरी जान बचा रहा था। जल्दी करो, जाओ। तीनों सेनाओं में सबसे बहादुर तुम भी इतने डरपोक हो। क्या तुम डरते हो? हम औरतें तुम्हें जहर दे देंगी क्या? इस आदमी की नजर इतनी डरावनी क्यों है? खाऊंगा तो खाऊंगा, वैसे भी मैंने जहर नहीं दिया। क्या देख रहे हो? खाओ। अच्छा। यह बदमाश गुंडा मेरी राजकुमारी की चीज खाने की हिम्मत, जूठन खा रहा है। शर्म नहीं आती? खाना पीकर तृप्त हो गए, अब दरवाजे पर पहरा दो। रुको, यह जगह पहले से ही किसी ने ले ली है। तुम किस हिस्से से हो? कितनी बड़ी बात करते हो? जिला अदालत का खजाना क्या तुम्हारा एकाधिकार है? पहला आक्रमणकारी ताओगुआंग काउंटी का जाओ फेंग टुकड़ी नेता यहाँ मौजूद है, वही जिसने बाघ से मुकाबला किया था। टुकड़ी नेता जाओ। सुना है वह एक लाश को सिर पर उठाए एक हाथ से दीवार पर चढ़ गया। पहला जो किले की दीवार पर चढ़ा, यही वह खतरनाक आदमी है। हम उससे कैसे मुकाबला करें? वह हमें चीर फाड़ देगा। तो ये कमांडर झाओ के सैनिक हैं। माफ कीजिए, माफ कीजिए, हम बस रास्ता पार कर रहे हैं। आप सभी ने कड़ी मेहनत की है। चलो। जल्दी से उठो। श्री चेन, आपका आभार। कप्तान झाओ के अग्रणी आक्रमण का पराक्रम मैं वॉच टावर से स्वयं देखा। आपकी वीरता सेना में अद्वितीय है। आपकी प्रसिद्धि सच्ची है। जनरल, आपका रक्तपात और परिश्रम, कृपया पहले स्वयं को साफ कर लें। श्रीमान चेन को जवाब, मेरी राय में यह खून हमारे सैनिकों की उपलब्धि है। अगर अभी धो दिया गया तो क्या हमारी उपलब्धि भी धुल नहीं जाएगी? बहुत अच्छा बेटा, सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि समझदार भी है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा कहा। सैन्य उपलब्धियों को इतनी आसानी से कैसे मिटाया जा सकता है? ये लोग हैं, ये लोग काउंटी असिस्टेंट के घर के हैं। बस अफसोस है कि यह जिला अधिकारी तो चालाक निकला। शहर टूटते ही पिछले दरवाजे से सरक गया, भाग गया। भिक्षु भाग सकता है, मंदिर नहीं भाग सकता। आदेश जारी करो, पूरे शहर में तलाशी अभियान चलाओ। जिंदा हो तो सामने लाओ, मुर्दा हो तो लाश लाओ। जी हाँ, इन अधिकारियों को सबको नीचे ले जाओ, एक साथ हवालात में रखो। रुको जरा। जाओ कप्तान, इस लड़ाई में तुमने बहादुरी दिखाई। मुझे नहीं पता इनमें से क्या कोई तुम्हारी नजर में आया। अगर एक दो हैं, तो उन्हें अपने पास रख लो, नौकरानी के रूप में इस्तेमाल कर लेना। सचमुच पुरानी लोमड़ी है। मैंने बस एक अतिरिक्त नजर देखी थी और उसने तुरंत पकड़ लिया। लेकिन यह ठीक भी है, एक औरतों को पसंद करने वाला आदमी इस पुराने लोमड़ी को नहीं लगने देगा। शक, मेरा लक्ष्य बिल्कुल नहीं है एक छोटा सा अधीनस्थ बनना। श्री चेन, सचमुच आपकी नजर बहुत तेज है। आपसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। यह लड़की बहुत सुंदर है और यह तहसीलदार की बेटी है। बस इतना ही है कि मैं एक मोटामजदूर आदमी हूँ। मैंने अभी तक ऐसी चीज नहीं चखी है। इतनी कीमती औरत। हा 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 हा, बहुत खूब बेटे। सीधी बात, मुझे पसंद है। हर मर्द की जोड़ी होती है एक खूबसूरत औरत। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। क्योंकि तुझे पसंद है तो ले जा इसे। उस काउंटी असिस्टेंट की बेटी को यहीं छोड़ दो, बाकी सभी को ले जाओ। जी। उन्होंने मुझे इस मोटे गंवार को इनाम में दे दिया। अगर उसने मुझ पर जबरदस्ती की तो मैं मर जाऊंगी। बस अफसोस है, राजकुमारी का दर्जा मर गया। श्री चेन को धन्यवाद। पहले तुम बाहर जाओ। कियान चोंग पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा है। यह तुम्हारी पहली सफलता मैंने याद कर लिया है। बाद में काम के हिसाब से इनाम देने के समय मैं तुम्हारे इस पहले योगदान को नहीं भूलूंगा। सोना चांदी तुम्हारे हिस्से में कम नहीं होगी। 100 सैनिकों का अधिकारी भी तुम्हारा ही होगा।
इस सैनिक का आदेश मानता है। जियान्यांग गिर चुका है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। मैं तो सीधे मरना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि भटकते भटकते मैं झाओ फेंग के साथ ऐसा कर बैठूंगा। अभी जीवित रहना है। महाराज, मुझे बचाओ, इस झाओ फेंग को मार डालो। कोई भी नहीं जानता। वैसे भी जो झाओ फेंग के साथ मिलकर काम कर रही है वह चू शीशुई है। वह मजिस्ट्रेट की बेटी है, मेरी महान दाकियान राजकुमारी नहीं है। अगर झाओ फेंग मुझे किसी को दे देगा तो मैं मर जाऊंगी। जाग गई। उठो और तैयार हो जाओ, हमें झाओ गांव लौटने की तैयारी करनी है। झाओ गांव लौटना है। झाओ गांव कहाँ है? झाओ गांव मेरा घर है। पता नहीं कितनी देर लगेगी। तुम एक औरत हो, फौज के साथ चलना मुमकिन नहीं है। हर जगह भागते रहना। तो क्या मैं भाग सकता हूँ? महल वापस जा सकता हूँ? नहीं, मैंने ज्यादा सोच लिया। मुझे तो पता भी नहीं झाओ गांव कहाँ है। महल कैसे लौटूं? कम से कम उसकी चिंता तो नहीं मुझे किसी और को दे दिया। हाँ, एक घर का पत्र भी है। तुम्हें मेरे साथ वापस ले जाना होगा। नहीं, यह खून से लथपथ है। खून से लथपथ योद्धा। तुम पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो। किंग शो, झी, किंग युए, वान जी, मेरी 4 प्रिय पत्नियों के नाम। ये शब्द मेरा साक्षात रूप है। सेना में मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। चिंता मत करो। इस बार सेना के साथ जियान्यांग पर विजय पाई है। सौभाग्य से वसंत ऋतु का मौसम मिला। किस्मत से मैंने प्रथम योगदान दिया। अब मैं 100 सैनिकों का अधिकारी बन गया हूँ। इस बार शहर जीतने में लॉर्ड चेन ने एक युवती पुरस्कार में दी। उसका नाम चू शुई है। वह जियान्यांग काउंटी के मजिस्ट्रेट की बेटी है। वह कोमल और अच्छी है। मैंने उसे अपनी पत्नी बना लिया है। अब मैं उसे उसके घर वापस भेज रहा हूँ। कृपया आप सब उसे अपनी बहन की तरह समझें। अच्छे से साथ रहना। यह तो मैंने सोचा नहीं था। उसने मुझे कोमल और दयालु कहा और दूसरी बहनों को भी ऐसा ही कहा। मेरा अच्छे से ख्याल रखना। और ये शब्द बहुत खूबसूरत लिखावट है, लेकिन ये लिखावट मैंने पहले कभी नहीं देखी। सशक्त फिर भी हल्की और प्राकृतिक। ये मेरे पिछले जन्म की है। इतिहास विभाग के डॉक्टर के रूप में खाली समय में सबसे पसंदीदा लिखावट जिसकी नकल करता हूँ। सोने जैसी पतली लिखावट है। यह दुनिया लगता है अभी तक नहीं है। मेरे द्वारा खुद बनाई गई। अगर अभी तक कोई नाम नहीं है, इसे झाओ शैली कहो। अपनी खुद की लिखावट शैली। हर नकल में वही उत्कृष्टता। यह है असली कला का सौंदर्य। दुनिया के सारे शिल्पकार अपने कलम तोड़ दे शर्म से। 3 महीने से जल रही है जंग की आग। एक खत की कीमत है लाखों मोहर। एक खत की कीमत है सब कुछ। समय का दुख देखकर फूल भी आंसू बहाते हैं। विदाई की पीड़ा से पक्षी भी व्याकुल हो जाते हैं। यह पंक्तियां इतनी उत्कृष्ट हैं कि युगों युगों तक अमर रहेंगी। झाओ फेंग, तुम आखिर हो कौन? बस एक साधारण सिपाही हूँ। बाद में तुम्हें पता चलेगा। पति का अच्छा है। यह व्यक्ति बिल्कुल एक अशिष्ट सैनिक नहीं है। एक खूंखार सिपाही। अगर वह राजकुमार की मदद कर सके, शायद बागियों को शांत किया जा सकता है। मालकिन को घर छोड़ दो। तुम पहले नीचे जाओ। औरत को ठीक से रख दिया गया है। यही सही समय है। मेरे लोगों का मन भी रखना जरूरी है। भाई कियान, भाई, मैं आपकी सेहत के लिए पीता हूँ। चलो पियो। भैया पैसे। मैं अपने दिल की बात कहूँ, आपके साथ यह शराब पीकर मेरा दिल बहुत खुश है, लेकिन दुखी भी है। झाओ फेंग,
तुमने पद पाया और सुंदर स्त्री पाई, और क्या नाराजगी है? हाँ छोटे भाई, क्या बात है, तुम बेझिझक बोलो। भाई लोग तुम्हारा साथ देंगे। सच बताओ। मैं खुश हूं, इसलिए कि भैया कियान और तुम भी, तुम दोनों ने मुझे संभाला है, तुम्हारे साथ रहकर मांस खाया, शराब पी। मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मुझे याद आया किले की दीवार पर वो सभी योद्धा भाई जो शहीद हो गए। भैया लोग, हमारा झाऊ गांव 50 भाई, एक भी नहीं बचा, सब मेरे साथ थे, बचपन से साथ खेले थे। बस इसी एक लड़ाई में 15 खत्म। की राजधानी भी नहीं मिली, झाओ फेंग। मौत तो होती ही है। वे सब बहादुर थे। भाइयों, शांति से जाओ। भैया का शक। मैं आपका छोटा भाई एक बात के लिए परेशान करना चाहता हूं। भैया, बोलिए, जो कुछ भी आप कर सकते हैं। मेरे जाओ गांव के वो जान की बाजी लगाने वाले भाई अभी 25 बचे हैं। वे हमारे बीच बिखरे हुए हैं, हर टुकड़ी में। मैं उन सभी को एक साथ लाना चाहता हूं, ताकि जब समय आए और हम मैदान में उतरें, तो हमारी मौत भी साथ हो। जब वह समय आए और हम रणभूमि में हों, हम मर भी जाएं तो साथ मरेंगे। इस तरह साथी तो रहेंगे। यह तो बिल्कुल छोटी सी बात है। मंजूर, मैं अभी आदेश जारी करता हूं। उन्हें आदेश दो कि वे उन 25 जवानों को तुम्हें वापस सौंप दे। जो कोई भी सहमत नहीं है, मैं उसकी खोपड़ी तोड़ दूंगा। आओ। आओ। धन्यवाद भैया कियान। भाई झाओ, भाई झाओ। भैया, मैंने तुम्हारा नुकसान किया। पहले शहर के बाहर मैंने बहुत संकीर्ण सोचा, क्योंकि मुझे भैया कियान से जलन थी और मैंने तुम्हारी कदर की। मैंने ही झेंग माओ उस बदमाश को तुम्हें उकसाने भेजा था। मैं सच में बहुत नीच हूं। तुम मुझे डांटो। बैठो 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 बैठो। पुरानी बातों को अब मत छेड़ो, वरना तुम मुझे झाओ फेंग को अपना दोस्त ही नहीं समझते। हम सब भाई हैं, अच्छे भाई। गु लियांगरेन। पियो। भैया, मैं तुम्हारा कैसे बदला चुकाऊं? वो झेंग माओ भाई का अपमान किया, मैं उसे तुम्हें देता हूं। तुम जैसा चाहो वैसा करो। जैसा तुम चाहो, तुम उसे मारो, तुम उसे डांटो, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस तुम्हारे यही शब्दों का इंतजार कर रहा था। झेंग माओ की युद्ध कला साधारण नहीं है। उसका स्वभाव सीधा सच्चा है। वह आगे बढ़कर हमला करने वाला है। एक बहादुर सेनापति बनने की उसमें खूबियां हैं। उसे मेरे नेतृत्व में रखो। खून से कमाया तो मैं इनकार नहीं करूंगा। आपकी बात मान लेता हूं।
यही तो सही बात है। पियो, आओ आओ, पियो। आज की यह दावत झेंग माओ को पकड़ लिया गया है। कामयाब रहे झाओ गांव के भाइयों, बहुत फायदा हुआ। फेंग भाई, मुझे पता था तुम कर लोगे, तुमने सचमुच कर दिखाया। हम आ रहे हैं। हमसे गलती हुई, दिमाग पर चर्बी चढ़ गई है। बकवास मत करो। फेंग भैया, हमें सजा दो। उठो उठो, पहले की बातें सब बीत गया। अब मेरे साथ रहो, अच्छी तरह से काम करो। सेंचुरियन, मैं आपका जनरल झेंग माओ हूँ। मैं रिपोर्ट करने आया हूँ। पहले मैंने आपका अपमान किया था, जैसी आपकी आज्ञा। आप क्या कह रहे हैं? मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। मैं झाओ फेंग हूँ। क्या इतना संकीर्ण दिमाग वाला इंसान हूँ मैं? पहले तुम तुचंग थे, मेरी नजर में तुम अब भी तुचंग हो। मेरे साथ रहो, मेहनत से काम करो, शर्मिंदा मत हो। तुम मुझसे बेहतर हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। बहुत बढ़िया, हमारी विशेष ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। बताओ, बताओ। मेरी दोनों सेनाएं हार गई, पूरी सेना नष्ट हो गई। बताओ। एक रास्ता क्वांजियाओ की ओर जाता है, एक रास्ता डोंगचिंग की ओर जाता है। रास्ते में घात लगा हुआ था। फुबो जनरल युद्ध में मारे गए। रास्ता बहुत अंधेरा है, चारों तरफ सिर्फ जंगल है। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अचानक आसमान से बरसने लगा तीरों की बौछार। भाई अभी तक संभल भी नहीं पाए कि बहुत से गिर गए। जनरल यांग वेई कहाँ है? जनरल यांग वेई, उनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। वे मैदानी इलाके में थे। घुड़सवार सेना द्वारा अभी तक मोर्चा नहीं बना पाए थे कि उन्हें तितर बितर कर दिया गया। जनरल यांग वेई युद्ध में मारे गए। दरबार ने सेना किसके नेतृत्व में भेजी थी? पूर्वी अभियान का महान सेनापति हान दिंगगो और उनका बेटा हान पोलू। अच्छा, बहुत खूब हान दिंगगो, बहुत खूब। महान कियान सम्राट वाकई मुच्चेन कारखाने को बड़ा सम्मान दे रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अभी अभी विद्रोही होना शुरू किया है। उन्होंने सिर्फ इतना भेज दिया, पिता और पुत्र की जोड़ी। मालिक, क्वांजियाओ और पूर्वी शहर अलग अलग स्थानों पर स्थित है। जियानयांग के दोनों पंख एक दूसरे के सहारे थे, लेकिन अब दोनों सेनाएं हार गई हैं। जियानयांग पूरी तरह से खुल गया है। सरकारी सेना की तलवार के सामने जनरल डिंगजुन ने लियांग पर कब्जा कर लिया है। हालांकि यह बड़ी नदी के पीछे है, लेकिन अब क्वांजियाओ हमारे हाथ से निकल गया है। लियांग, मुझे डर है कि हमारी सेना किसी भी क्षण संपर्क टूट सकता है। आपके पास क्या योजना है? महाराज, अब केवल दो ही रास्ते बचे हैं। पहला, हान दिंगगो और उसके बेटे के अभी घेरा पूरा करने से पहले किसी भी कीमत पर पहले क्वांजियाओ पर कब्जा करो। इस तरह हम खोल सकते हैं लियांग के साथ संपर्क और पूरे खेल को गतिमान कर सकते हैं। यह दूसरी बात है। जियानयांग को छोड़ दो और भी छोड़ दो। लियांग के डिंगजुन जनरल, हमारी सेना पूरी तरह पीछे हटेगी। जियुजियांग काउंटी में वापस लौटें। मुख्य आधार ताओगुआंग काउंटी। बस इस तरह सबको वापस बुला लिया। यह तो बहुत अपमानजनक है। महाराज, पीछे हटें। श्री हॉ की बात बिल्कुल सही है। हान दिंगगो बहुत चालाक है। इस बार तो निश्चित ही घना जाल बिछा है। हमारी सेना के दोनों पंख टूट गए हैं। जियानयांग अब मौत का घर बन गया है। अब नहीं हटे तो फिर कब हटेंगे? हाँ, सही कहा। जनरल डिंगजुन की अभी तक कोई खबर नहीं है। लगता है वे मुसीबत में हैं। हम अगर बिना सोचे बचाने जाएंगे तो जरूर फंस जाएंगे। हान दिंगगो की कपटपूर्ण चाल, वह बस यही इंतजार कर रहा है कि हम घेर कर सहायता बल पर हमला करें और हमारी सेना को एक ही बार में नष्ट कर दे। कृपया
स्वामी, समग्र स्थिति को ध्यान में रखें और ताओगुआंग वापस लौट जाए। तेरी माँ का भोसड़ा। जनरल दिंगजुन 5000 सैनिकों के साथ लियांग में अकेले लड़ रहा हूँ। तुम सब कमीने बस त्यागने की ही बात करते हो। तुम्हारे दिल तो पत्थर के बने हैं क्या? बिल्कुल सही, धत तेरे की। हम चेन गोंग के साथ निकले थे। यह राज्य जीतने आया हूँ, छिपकर बैठने नहीं आया हूँ। तो मरना भी साथ ही है। यह नाटक शायद श्रीमान चेन और श्री हो ने पहले ही तय कर रखा था। पीछे हटना तो तय था, पर यह फैसला चेन गुआंग ने कहा, इस दुष्ट को जरूर। बस करो। मैं चेन गुआंग ने यह विद्रोह किया दुनिया के लोगों के लिए, आप सभी भाइयों की बदौलत। जनरल दिंगजुन मेरे भाई जैसे हैं। 5000 सैनिक, ये सभी विद्रोही सेना के प्राण हैं। आज वे घिर गए हैं। मैं अकेला कैसे जी सकता हूँ, जीवित हो या मृत। धत, ये चेन गुआंग कितना नाटक कर रहा है। इतना नीच और अधर्मी काम मैं चेन गुआंग ऐसा नहीं कर सकता। मेरा आदेश सब तक पहुंचाओ। पूरी सेना एकत्रित हो, क्वांजियाओ की ओर कूच करो। हान दिंगगुओ को हराए बिना हम लौटकर नहीं आएंगे। मुझे अपने साथियों को व्यक्तिगत रूप से बचाना है। सेनापति चेन, आपकी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। हम चेन साहिब के साथ चलने को तैयार हैं। अंतिम सांस तक लड़ेंगे। महाराज, बिल्कुल नहीं। महाराज, आप तो अमूल्य धरोहर हैं, सेना की आत्मा है। खुद खतरे में कैसे पड़ सकते हैं? हान दिंगगुओ, वह जरूर घात लगाकर बैठा है। क्वांजियाओ में भारी सेना तैनात कर दी है और बस प्रभु के आने का इंतजार कर रहा है। यह तो एक जाने का अंधेरा है। लेकिन जनरल दिंगजुन, हमें जरूर बचाना चाहिए, परंतु इस तरह से नहीं। महाराज, मेरी विनती सुने। 2000 सैनिकों को लेकर रसद की रक्षा करते हुए तुरंत ताओगुआंग काउंटी लौटें। फिर हमारे सेना के एक महान जनरल को चुने। बचे हुए सैनिकों की कमान संभालने के लिए क्वांजियाओ पर जोरदार हमला करें। इस तरह हमारी सेना सुरक्षित रहेगी, नींव मजबूत रहेगी, पहाड़ बचा रहेगा। एक लियांग जनरल बन सकता है। दबाव बांटेंगे। हमारी सेना क्वांजियाओ पर जोरदार हमला करेगी। हान दिंगगुओ का ध्यान नहीं भटकेगा। तब हम संदेशवाहक भेज सकते हैं, जनरल दिंगजुन से संपर्क कर सकते हैं। संयुक्त हमला पूरे जियो पर। इस तरह हम हार को जीत में बदल सकते हैं। अच्छा, यह योजना बहुत शानदार है। श्री जियाहो की रणनीति, क्या किसी को कोई संदेह है? तो ठीक है, कौन मेरी चिंता को कम कर सकता है? यह महान जिम्मेदारी उठाऊंगा। 8000 सैनिकों की सेना लेकर मिलने जाऊंगा महान क्यान की पूर्वी अभियान सेना के जनरल हान दिंगगुओ से, उसके मामूली सैनिकों से। लेकिन हान दिंगगुओ लाशों के पहाड़ और खून की नदियों से निकला है, जो बीच जंगल से निकला है। वो बेहद खतरनाक जानवर। इन पहाड़ों के ठगों से 2 आसान जीत मिलने के बाद इन गंवारों को अहंकार हो गया है। उससे टकराना तो मानो अंडे से पत्थर टकराना। क्या वे डरते नहीं? यह तो असंभव है। क्या हुआ, सब गूंगे हो गए हो? सब इतने वफादार हैं। जनरल दिंगजुन को बचाना है, क्या भाइयों के साथ जीना मरना है? सब सिर छिपाने वाली कछुआ बन गए हो। चेन गुआंग की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। वह संस्थापक सम्राट बनना चाहता है, लेकिन उसके हाथ में जो पत्ते हैं वे बहुत ही खराब हैं। ये सेनापति महज भीड़ भर हैं। जनरल, मैं जाने को तैयार हूँ। कप्तान झाओ, तुम्हारी वफादारी मैं समझता हूँ, लेकिन सिर्फ 8000 सैनिकों की कमान संभालेंगे। हान दिंगगुओ का सामना करेंगे। यह मामला मजाक नहीं है। पहले आप विश्राम करें। जनरल, मैं सैनिक होने का दायित्व लेता हूँ। अगर यह लड़ाई हार गए तो सेना की प्रतिष्ठा खराब होगी। मैं अपना सिर लेकर तुम्हारे सामने आऊंगा। बकवास बंद करो, अभी नीचे उतर जाओ। ठीक है। क्या बहादुर है। मेरा आदेश सब तक पहुंचाओ। 100 सैनिकों का अधिकारी बना दो। झाओ फेंग को सहायक जनरल नियुक्त करो। अभी 8000 सैनिकों की कमान संभालो और क्वांजियाओ की ओर कूच करो। तुम्हें अवश्य संपर्क करना होगा। जनरल दिंगजुन का पता लगाना होगा। जीवित हो तो उन्हें ढूंढो, मृत हो तो उनके शव को खोजो। कदापि नहीं। युद्ध के मैदान में सेनापति नहीं बदल सकते। यह तो युद्ध नीति का सबसे बड़ा निषेध है। इसके अलावा अचानक एक
मामूली 100 सैनिकों के अधिकारी को पूरी सेना का सेनापति बना देना, यह तो अभूतपूर्व है। इससे नियम टूट जाएंगे और लोग मानेंगे नहीं। चंग साहब, कृपया दोबारा सोचें। क्या यह 8000 भाइयों की जान लेने जैसा नहीं है? यह तो मजाक है। क्या अभी भी कोई संदेह है? तुम लोग जाओ। जनरल झाओ। आठ 8000 सैनिकों की जान, राजकुमार का विश्वास और जनरल डिंगजन की सुरक्षा सब आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। यह सेनापति आदेश का पालन करेगा। बदल लो। हम यहाँ से क्वांजियाओ तक कई दिन की यात्रा है। अब हमें भागना ही होगा। फुगुई, तुम लोग मेरे साथ आओ। छुपकर क्वांजियाओ में घुसो और उसका सिर काटो। जनरल, यह शायद मुमकिन नहीं है। इस शहर में कितने सैनिक होंगे? हमारे पास कितने ही लोग हैं? क्या यह मौत को बुलावा देने जैसा नहीं है? मैंने तुम्हें आम दिनों में जो सिखाया था, क्या तुम सब भूल गए हो? नहीं भूला। आपने हमें मोटे रेत के बोरे लेकर पहाड़ों और जंगलों में लंबी दौड़ लगाने को कहा था। गहरी रात में एक आवाज किए बिना चुपके से चलने का अभ्यास करो और आंखों पर पट्टी बांधकर कानों से महसूस करो चारों ओर से आती आवाजें। हमें यह भी सिखाया, शहर के उन गुंडों की खास बोली, अलग अलग जगहों के उच्चारण सीखो। सीखो कैसे छिपना है, फेरी वाले या कुली बनना। तो वो सारी ट्रेनिंग आज के लिए ही थी। बिल्कुल सही। झेंग माओ, मेरे जाने के बाद तुम मेरी जगह सेना संभालना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस एक मोटा मोटा आदमी हूँ। मैं फौज लेकर लड़ाई नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो। मुझे तुम्हारी तुरंत सूझबूझ की जरूरत नहीं है, बस मेरे आदेश सुनने की जरूरत है। मेरे जाने के बाद फौज सामान्य गति से चलेगी। 2 दिन में पूरा जियो पहुंच जाएगी। फिर शहर के बाहर डेरा डालेंगे। बिना आदेश के स्वयं आक्रमण न करें। तीसरे दिन रात के तीसरे पहर अगर शहर का दरवाजा खुला हो तो तुम आक्रमण कर देना। इसका मतलब होगा हमारी हार। उस समय कुछ भी ध्यान मत दो। सेना को लेकर तुरंत पीछे हटो। ताओगुआंग काउंटी में लौट जाओ। अगर ताओगुआंग नहीं बचा तो हेंगशान काउंटी में लौट जाना। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि बचा लो इन 8000 भाइयों को। अगर ये बच गए, एक बड़ी सफलता मिलेगी। उस समय मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जनरल साहब, मैं यहाँ हूँ, सेना तैयार है। अगर मैं कार्य पूरा नहीं कर पाया तो सिर काट कर लाऊंगा। अच्छा, बाकी लोग मेरे साथ चलो। जी। मैनेजर साहब, कमरा चाहिए। महोदय, हमारा छोटा सा इन पूरी तरह भरा हुआ है। और एक बात यह भी, हाल ही में शहर में कड़ी जांच चल रही है। बिना अधिकारियों के पास के आप ठहर नहीं सकते। मैनेजर साहब, हम कुछ भाई हैं। हम सब गांव से आए हैं, रिश्तेदारों के पास आए हैं। हमारे पास और कोई जगह नहीं बची है, लेकिन वह रिश्तेदार मिल नहीं पाया। कृपया आप दया करें। अगर ऊपर कोई कमरा नहीं है तो लकड़ी के शेड में भी ठहर जाएंगे। महोदय, आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? बाहर रहते हुए किसके पास कोई मुसीबत नहीं होती। ऊपर वाली मंजिल पर अभी भी 2 सामूहिक शयन कक्ष हैं। महाशय, आपको कष्ट होगा। फुगुई, तुम दक्षिणी शहर जाओ। सरकारी सेना की तैनाती का पता लगाओ और रसद शिविर का स्थान। लोहे की बैल, तुम उत्तर शहर जाओ। जिला मुख्यालय पर नजर रखो। देखो वह हान दिंगो का मुख्य तंबू कहाँ है, कितने अंगरक्षक हैं। तुम दोनों शराब घर जाओ। सुनो, क्या लियांगयांग के बारे में कोई खबर है? उस इलाके की खबर। याद रखना, सिर्फ सुनना, बोलना नहीं। अंधेरा होने से पहले लौट आना। जी। भाई फेंग, हान दिंगगो का पता लगा लिया। सेनापति का मुख्य तंबू कहाँ है? ठीक है, तुम मुझे ले चलो। फिर जनरल डिंगजन को सहायता के लिए जाएंगे। जी, लेकिन हमारे पास बस कुछ ही लोग हैं।
सीधे हान दिंगगुओ के मुख्य तंबू में जाए। क्या यह ठीक रहेगा? तुम और मैं नहीं, हम जाएंगे। बस मैं अकेला जाऊंगा, फिर तुम जनरल डिंगजुन को लेने जाओ। कौन? विद्रोही सैनिकों का कप्तान झाओ फेंग। जनरल हान, आत्मसमर्पण का आदेश दो। धृष्ट बालक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम में दम है तो मुझे मार डालो। क्या तुम सोचते हो कि मैं सेना वापस बुला लूंगा? यह तो बिल्कुल बेवकूफी है। तुम कौन हो? हमारे जनरल को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उत्तर द्वार खोलकर आत्मसमर्पण करने का आदेश दो। जाने की अनुमति नहीं है। तुम्हारे राज्य के अधिपति मरना चाहते हैं। क्या तुम भी मरना चाहते हो? हान दिंगगुओ मर चुका है। क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारा क्या हश्र होगा? उसकी मृत्यु वीरगति थी। और तुम लोग, क्या हान पोलू तुम्हें छोड़ देगा? तुम लोग बेकार पहरेदार हो क्या? या फिर दरबार भी? भले ही तुमने हम सबको मार दिया, उसका बदला ले लिया, राजधानी लौटे, अपने अंजाम के बारे में सोचा है। मैं अभी जाता हूँ। कायरो और गद्दारों का झुंड। भाइयों की हालत बहुत खराब है। हम भी अंदर नहीं घुस पा रहे। चेन गोंग ने संदेश भेजा है। हमारी मदद के लिए झाओ फेंग को भेजा है। झाओ फेंग तो बस एक सैन्य अधिकारी है। चेन गुआंग वह बूढ़ा दरिंदा, खुद आने की हिम्मत नहीं हुई। एक सैन्य अधिकारी भेज दिया। वह हमें कैसे बचा सकता है? जनरल शियाओ, हमारे जनरल झाओ हान दिंगगुओ को साथ लेकर काउंटी कार्यालय में आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या? ठीक है। वाह, क्या शख्स है झाओ फेंग। वाह, क्या उभरता हुआ सितारा है। मैं तो देखना चाहता हूँ कैसा शख्स है। सभी लोग, जी झाओ भाई, यह युद्ध, इसका सबसे बड़ा श्रेय तुम्हें जाता है। मैं शाओ पोजिया आधी जिंदगी सेना में गुजार चुका हूँ, मगर आज तक किसी को नहीं देखा इतना बहादुर जवान। जनरल शाओ, आप बहुत कृपा कर रहे हैं। अगर जनरल आप नहीं होते जो उत्तरी द्वार पर खून की नदियां बहा रहे थे, हान दिंगगुओ की मुख्य सेना को बांधे रखा है, हम तो सच में हैं, कोई मौका ही नहीं मिला। बेशर्म लोग, सभी एक ही झोंपड़ी के। राजकुमार, शरीर को कष्ट मत दो। आगे की पीढ़ी को अभी भी आपकी मदद चाहिए। कुछ बातें। क्या? अगर ऐसा चलता रहा, शहर के सभी सैनिकों और अधिकारियों को तुरंत क्वांजियाओ काउंटी से बाहर भेजो। मेरे आदेश के बिना कोई हरकत नहीं, नहीं तो गोगोंग की जान को खतरा होगा। सावधान, गोगोंग की जान को खतरा है। तुम असमर्थ हो, नहीं जा सकते। तुम सूचना दो हान पोलू का। हान दिंगगुओ को लिखा जरूरी सैन्य संदेश रोक लिया गया है। दाओ गुआंग गिर गया है। विद्रोही चेन गुआंग हेंगशान पहाड़ों में पीछे हट गया है और उसने बड़ी संख्या में विद्रोही सैनिकों को, परिवार को मैंने संभाल लिया है। उस जाओ फेंग को भी मैंने उन्हें जियान्यांग में नजरबंद कर दिया है। जब पिताजी श्याओ पोजिया को हरा देंगे और क्वांजियाओ वापस ले लेंगे, तब हम पिता पुत्र मिलेंगे और हेंगशान पर चढ़ाई करेंगे। मैंने विद्रोही चेन गुआंग को पकड़ लिया है। उसके सभी साथियों और परिवार के साथ एक ही बार में सफाया कर दो, भविष्य की परेशानी खत्म करने के लिए। तुम्हारी पत्नी और बेटी। क्या बात है मिस्टर चेन, लाओ कागज और कलम। आदेश जारी करो। सबसे तेज घोड़े भेजो। 800 मील की तीव्र डाक हान पो फैंग को सूचित करो। उसके पिता मेरे कब्जे में है। उसने लूटा नहीं है। अगर वह अपने पिता की जान चाहता है तो विद्रोही जिया चुन को लेकर आए और ली यांग शहर आए सामने से विनिमय करने के लिए। जाओ फेंग, तू सपना देख रहा है। मेरा बेटा कभी नहीं तुझे सफल होने देगा। फिर यह तेरे बेटे पर निर्भर करता है कि वह कितना आज्ञाकारी है। तुम उसे बता दो कि वह क्वांजियाओं से पूरी तरह से पीछे हट जाए, वरना मैं रोज उसे एक भेजूंगा। गुयोगोंग की उंगलियां। नीच बच्चा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? झेंग माओ, शहर के सभी हथियार, कवच, रसद और घोड़े, पूरी सूची तैयार करो। हमारी सेना में शामिल कर लो। जी, और जनरल जो के अधिकारी भी। मैं आशा करता हूँ कि आप झेंग माओ की सहायता करेंगे।
शहर के सभी अधिकारियों और सैनिकों को शहर के बाहर ले जाओ। सूरज ढलने से पहले मुझे नतीजा चाहिए। आज के बाद हर आदेश मानूंगा। जनरल झाओ फेंग का आदेश है। जी चेन गुआंग, जब तुमने विश्वासघात किया तो मुझे माफ करना। झाओ फेंग भी निर्दयी हो जाएगा। आज से शुरू करते हुए अब मैं तुम्हारा अधीनस्थ नहीं हूँ। तुम्हारी इच्छा थी जियांगनान पर शासन करने की, तो मैं तुम्हारी जड़ें उखाड़ दूंगा। यह सिंहासन अब मेरा है। अंदर आओ। फूगुई, जनरल, जीवित वापस आ गया हूँ। तुमने बहुत कष्ट उठाया। कोई कष्ट नहीं जनरल, बस मेरे साथ जो 4 भाई थे उन्होंने मेरी रक्षा करते हुए सब शहीद हो गए। उनका बदला लेना है। मैं रिपोर्ट करने आया हूँ। पहले तुम घर जाकर अच्छे से आराम करो। जी जनरल झाओ, क्या शाओ आपसे कुछ बात कर सकता है? योजना के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आ गया है। स्वावलंबी बनना होगा तो हमें जीतना ही होगा। जबरदस्त योद्धा श्याओ पोजिया को और उसके अधीन उन 2000 से अधिक चुनिंदा सैनिकों को भी। जनरल श्याओ, कृपया अंदर आएं। जनरल झाओ, आज की लड़ाई ने मुझे वाकई हैरान कर दिया। जनरल श्याओ, आपने बहुत प्रशंसा कर दी। यह सिर्फ भाग्य की बात थी। बस भाग्य ही तो था। बैठिए। जनरल झाओ, अब आपकी क्या योजना है? क्या आप क्वांजियाओ को मजबूती से बचाएंगे या फिर हिंगशान जाकर श्री चेन से मिलो? यह सवाल तो मुझे जनरल जियो से पूछना चाहिए। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं पहले एक कसाई था। नया जिलाधिकारी। शहर की सफाई का बहाना बनाकर मेरी मांस की दुकान बंद करवा दी। मेरी पत्नी शिकायत करने गई, उन्होंने उसकी टांग तोड़ दी। मैंने अपना कसाई चाकू उठाया और जिला कार्यालय में घुस गया। लेकिन मैं क्या कर सकता था? अदालत ने बुरी तरह तोड़ दिया। 3 पसलियां जेल में डाल दिया। जब बाहर आया तो घर गया। बीवी और बच्चे भी गए। ठीक उसी वक्त मैं मिला श्री चेन से। मैं उसके पीछे चला गया, एक कसाई से फिर एक सेनापति बन गया। लेकिन अब मुझे नहीं पता, हजारों विद्रोही परिवारों को उन्होंने बलि का बकरा बना दिया। जैसे मैं पहले था। जिन काउंटी कार्यालयों से हम मिले उनमें क्या अंतर है? तो जनरल जियो से पूछता हूँ, क्या आपने रानी बाई के लिए जगह सोची है? क्या आपने भविष्य के लिए जगह सोची है? झाओ फेंग, तुम मुझे मारना चाहते हो। चेन गुआंग, जियांगनान को बचा नहीं सकता। महान कियान राजवंश हड्डियों तक सड़ गया है। यह दुनिया दूसरों के बचाने की प्रतीक्षा करने से बेहतर है स्वयं ले लो। मैं अपना स्वयं का घर स्थापित करूंगा। ठीक इस क्वांजाओ में एक हिस्सा स्थापित करूंगा, अपनी स्वयं की नींव। चेन गोंग ने मुझे त्याग दिया। इस विशाल संसार में अब मेरे रहने की कोई जगह नहीं बची। मैं थक गया हूँ और ऊब गया हूँ। जनरल शियाओ, मैं आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है? जनरल, चलिए। मेरा आदेश सुनाओ। पूरी सेना लियांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। जनरल, टूट गया। लियांग शहर टूट गया है। आपका प्रशिक्षण बहुत कारगर रहा। हमने लगातार 2 काउंटियों पर कब्जा कर लिया। लियांग शहर हमारे कब्जे में है। अच्छा, मैं तुरंत लियांग में प्रवेश करता हूँ। क्वांजियाओ, लौटकर शहर की रक्षा करो। जनरल, मैं सिर्फ आपके साथ मिलकर दुश्मन से लड़ना चाहता हूँ। मैं शहर की रक्षा नहीं करना चाहता। भाई, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, इसीलिए तुम्हें शहर की रक्षा सौंपी। मुझ पर भरोसा रखो। हमारी यात्रा केवल 2 जिलों तक सीमित नहीं रहेगी। जी, इस जनरल को आपका सिपाही कभी निराश नहीं करेगा। सिस्टम न होता तो तुम्हारी विश्वसनीयता पुष्टि न होती। मैं तुम्हें रखने की हिम्मत न करता। शहर की रक्षा के लिए जाओ। वापस जाकर भाइयों को सूचना दो। क्वांजियाओ में प्रवेश के बाद जो भी कुलीन परिवार हो, पूरे परिवार का वध कर दो।
हाँ, मेरे पास इतने भाई हैं जिनका पालन पोषण करना है, पैसों की जरूरत है, और फिर यह अशांत समय है जो अभी भी बड़े खानदानों की तरह रह रहे हैं। वे निश्चित रूप से कुछ अच्छे लोग नहीं हैं। जनरल, एक और बात है, तुम पर एक काम का भरोसा है। क्वांजियाओ में, लियांग में प्रतिभा आमंत्रण जारी करो। मुझे इस समय लोगों की बहुत कमी है। जी जनरल। तुम लोग नीचे जाओ। जनरल, इस बार तो सच में कमाई हो गई। आपके आदेश का पालन करूंगा। सोना 3,70,000 तोले जब्त किए गए, चांदी के 5,80,000 तोले, बाकी के वह तो बेशुमार है। हाँ, और अनाज भी, एक रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार, यहाँ तक कि अगर फिर से दो पक्ष के लोग आए तब भी खाने के लिए पर्याप्त होगा। आधे साल से ज्यादा का। तुम कहो, ये सारे पुराने बदमाश, ये लालची कमीने हैं। वैसे भी वे ऐसे ही हैं, खून चूसने वाले पिशाच, देश के शरीर पर कब्जा जमाए हुए। फेंग भाई, और सुनो, आपके निर्देश के अनुसार इन सभी पुरुषों को जो कंधे ऊंचे हैं, उन सभी को, और जो महिलाएं और बच्चे हैं, उन्हें भगा दो। हम छोटे लोग काम करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। आदेश आगे भेज दो। सभी पिछले भाइयों के बकाया चांदी के बाद पूरे भुगतान कर दो। 3 गुना भुगतान करो। शीजिया के महल और दुकानों को पूरी तरह दर्ज कर लो। योग्य सैनिकों को पुरस्कार दो। वह सबसे बड़ा महल, जब मेरा जनरल का महल, जनरल लंबे समय तक जिए, जिन्हों आ गया है, उसे अंदर आने दो। जनरल को सूचना दे। 2 मामले हैं। पहला क्वांजियाओ से जनरल झेंग का स्वहस्त लिखा पत्र है। दूसरा हान पोरू की विशाल सेना है। हम यांगत्सी नदी के उत्तरी तट पर पहुंच गए हैं। हम नावें जुटा रहे हैं। सबसे जल्दी आज रात हम नदी पार कर सकते हैं। कल तक हम पहुंच जाएंगे। लियांग शहर की दीवारों के नीचे। हान पोलू इतनी जल्दी आ गया है, तो इसका मतलब है ताओगुआंग काउंटी सुरक्षित है। 10 तोले चांदी का इनाम। नीचे जाकर आराम करो। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फुगुइनियन जी। मेरे जनरल, क्वांजियाओ काउंटी शहर रक्षा व्यवस्था अभेद्य है। शहर में कोई गुप्तचर नहीं है, अगर है भी तो भी कोई नहीं है जो जनरल जैसा सीख सके। यह इंसानी नहीं है। बेवकूफ, तारीफ भी नहीं कर सकता। जारी रखो। और भी है, उसने हान पोलो की छोटी पत्नी और साली को पकड़ लिया है। पहले ही लोग भेज दिए हैं जनरल के पास भेजने के लिए। अच्छा, यानी दाव और बढ़ गए हैं। जारी रखो। झेंग माओ ने यह भी कहा, वह शहर की रक्षा नहीं करना चाहता, वह आपके साथ रणभूमि में धावा बोलना चाहता है। मैं यह कैसे नहीं जानता। झेंग माओ जैसा योद्धा शहर रखवाली में लगा है। यह तो प्रतिभा की बर्बादी है, लेकिन हमारे पास लोगों की कमी है। पहले जारी किया गया वह प्रतिभा आमंत्रण, उसका क्या असर हुआ? जनरल साहब, आपका स्वागत है। सूचना पत्र तो चिपका दिया गया है, मगर उस पर प्रतिक्रिया देने वाले बहुत कम हैं। कोई भर्ती नहीं हुई है। शहर के सभी पढ़े लिखे लोग, ऐसा लगता है कि वे सब, जनरल साहब, जनरल साहब, जनरल, पढ़े लिखे लोग, बहुत से विद्वान बाहर हैं। जिला मुख्यालय को घेर लिया है। वे न्याय की मांग कर रहे हैं। ये लोग कुछ उठा नहीं सकते, न ही कंधे पर रख सकते हैं। फेंग भाई, मैं जाता हूँ उन सभी को गिरफ्तार करने। उन्हें अंदर आने दो। मैं देखना चाहता हूँ वे किस न्याय की मांग करते हैं। जी झाओ फेंग। हे क्रूर अत्याचारी, प्रतिष्ठित परिवारों का सहार किया। यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। क्या तुम्हें अपने अपराध का बोध है? कुलीन परिवार के श्री जियो वर्तमान युग के प्रसिद्ध विद्वान हैं। श्री फेंग भी हैं, सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति। तुमने ऐसा क्रूर कार्य किया। धर्म का सिद्धांत कहा है। हम पढ़े लिखे लोग, हम पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं, नैतिकता और शालीनता की बात करते हैं। आज हम लियांग के प्रतिष्ठित परिवार के लिए, इस दुनिया के सभी विद्वानों के लिए न्याय की मांग करेंगे। धत तेरी की, भैया फेंग, मैं इस नाकारा को काट कर रख दूंगा और न्याय मांगूंगा। न्याय। ये गरीब लोग जिनके घर का चूल्हा भी ठीक से नहीं जलता, वो भी न्याय की बात करते हैं। लियांग की 8 प्रमुख फौजी परिवार, जब बेगुनाहों को बर्बाद किया जा रहा था, तुम लोग कहाँ थे? तुम कहते हो जनरल झाओ प्रसिद्ध परिवारों का कत्लेआम किया, लेकिन वह क्याओ परिवार एक फूलदान के लिए गरीब किराएदार को जिंदा मार डाला था। तुम्हारे पवित्र ग्रंथ फिर कहाँ है? तुम अंधे हो गए हो, यहाँ उसका बचाव कर रहे हो जो मनुष्य खाता है। ली बोझी, तुम बार बार कोशिश करते हो, निकम्मा कुछ भी नहीं कर सकता। खुद परीक्षा पास नहीं कर सका तो द्वेष पैदा हो गया, अब तो खुद को बर्बाद कर लिया, विद्रोहियों के साथ मिल गया। तुम पढ़े लिखों की शर्म हो। ली बोझी, तुमने दुष्टों की मदद की, बुरी मौत मरेगा।
निकम्मा। हाँ, मैं ली बोझी 12 साल की उम्र से ही स्युत्साई बन गया था। अब 30 साल का हूँ, फिर भी बस एक स्युत्साई ही हूँ। पर क्या तुम जानते हो क्यों? यह आदमी दिलचस्प है। योंगान तीसरे साल की राज परीक्षा। मेरा लेख बन गया उस साल का प्रथम स्थान पाने वाले झो कांग का सर्वश्रेष्ठ काम। योंगान छठे साल। मेरी नीति संबंधी रिपोर्ट। जिलाधिकारी के बेटे ने वांग कियान को ले लिया और जूरेन की उपाधि पाली। मेरा हर निबंध उनके लिए बन गया सफलता की सीढ़ी। क्या मैं ली बोझी केवल इसलिए कि मेरे पास कोई अधिकार या ताकत नहीं है? क्या जीवन भर निकम्मा बनकर रहना ही इसकी सजा है? ये सारी बातें तुम लोगों को पहले से ही पता थी, लेकिन तुम में से किसी ने भी कहने की हिम्मत नहीं की। और तो और, एक निकम्मे के लिए बड़े आदमी को नाराज करना कितना दिलचस्प है। ली बोझी को जीवित छोड़ दो, बस इतना ही काफी है, बाकी सब। जनरल, हमें मत मारो। मैं भी जनरल का अनुसरण कर सकता हूँ, मैं भी नफरत कर सकता हूँ। महान कियान, हे जनरल, देर हो गई। मत करो। लियांग के साधारण निवासी विद्वान ली बोझी सेनापति की सेवा में समर्पित रहना चाहता हूँ। सिर उठाओ। तुम कहो, क्या तुम मेरे लिए हर कष्ट सहने को तैयार हो? पर मैंने तुम्हारे मुंह से सुनने वाले सहपाठी को मार डाला, दुनिया के राजकुमारों का रास्ता बंद कर दिया। अब तुम मेरी शरण में आए हो। क्या लोगों की निंदा से नहीं डरते? अगर इतिहास में बदनाम हो गए तो क्या करोगे? 10,000 साल बहुत लंबा है। मैं तो बस आज और कल की लड़ाई लड़ता हूँ। वे सब चापलूस और मौका परस्त हैं, सिर्फ तारीफ गाना जानते हैं, आम लोगों के दुखों से अनजान। ये बेकार लोग राजकुमार बनने लायक नहीं, उन्हें मार दो। यह तो दुनिया के लिए है, गंदगी साफ करने के लिए। और प्रसिद्धि की बात करें तो मैं ली बोझी 18 साल से बेकार हूँ। पहले ही लियांग शहर का मजाक बन चुका हूँ। मुझे अब प्रसिद्धि से क्या लेना देना? ठीक है, फिर तुम ही बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? जनरल, आपको अभी जिसकी जरूरत है वह प्रशंसा के गीत नहीं है, बल्कि जनता का समर्थन है। फिर तुम ही बताओ, जनता का समर्थन क्या है? बहुत आसान है। पहला, पूरे शहर में ऐलान करो कि लियांगयांग की 8 परिवारों के सारे अपराध सब सामने लाए जाए, ताकि आम लोग जाने जनरल ने अमीर नहीं बल्कि अपराधी मारे हैं। यही है सच्चा न्याय। यह जमींदारों को लूटने की बात नहीं है, बल्कि एक चाल है। इस लड़के में दम है। अनाज के भंडार खोलो। लियांगयांग के 8 अनाज भंडार पहाड़ों की तरह ढेर हैं। बजाय इसके कि अनाज सड़ जाए, पूरे शहर की मदद कर दो। आम लोगों को बस एक कटोरी चावल की खिचड़ी चाहिए। वे भूल सकते हैं आज की हत्याओं को, वे सिर्फ जनरल के उपकार याद रखेंगे। यह बहुत बड़ा उपकार है। तीसरा, हान पोलू की सेना आ रही है। शहर में उनके जासूस जरूर होंगे। मैंने सोचा था, पर सेनापति ने जरूर तैयारी कर रखी होगी। उसे खाली हाथ लौटा दिया। लेकिन कुछ लोग अभी भी सपने देख रहे हैं, हमेशा सोचते हैं कि हान पोलू शहर तोड़ देगा। आज की घटना का फायदा उठाकर उन्हें बाहर निकालो और सबको एक साथ पकड़ लो। तुम जैसे लड़के की उम्मीद नहीं थी। पहले वाले गिरोह से, सिर्फ शोर मचाने वालों से कहीं ज्यादा काम के हो। ऐ ना भाई फेंग, लगातार 3 चालें एक दूसरे से जुड़ी हुई, जिससे सामने की समस्या भी हल हो गई। जनता का संकट, लोगों की समस्या भी सुलझ गई। शहर के अंदर से साफ कर दिया उन हिलते डुलते कीड़ों को। मैं बस ऐसे ही इंतजार कर रहा था। तुम जैसे इंसान का झाव फूक गई। उसे कुछ कपड़े दे दो, उसे अच्छे से स्नान करवाओ। आज से आगे वह मेरा मुख्य सलाहकार है। जनरल, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। बोझी जनरल के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दूंगा। जनरल, मैं जल्द ही आता हूँ। अभी जो पहली 2 पुस्तकों के बारे में कहा गया था, उसे एक सूचना पत्र के रूप में लिखकर पूरे शहर में चिपका दो। मैं यह भी आशा करता हूँ कि आप एक दल भेजेंगे। थोड़ी देर बाद मेरे साथ उन आपराधिक सबूतों की तलाशी लेने चलें। एक अलग दल भेजें। मेरे साथ शहर के अन्न भंडार में चलें। फुगुई, उसकी बात मानो। बोझी के मन में एक शंका है। हम आज लियांग शहर पर पूरा कब्जा कर चुके हैं। अगला कदम, क्या झंडा फहराकर राजा बने या दीवारें ऊंची करें, अन्न भंडार भरें? फिर देखेंगे। प्रतिष्ठा की उन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ में सैनिक होते हैं, राशन होता है। स्वयं ऊंची दीवारें बनाओ, अनाज जमा करो। राजा बनने में जल्दी मत करो। बोझी समझ गया। जनरल, आपकी दूरदर्शिता अद्वितीय है।
बोझी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। मैं अभी इसे पूरा करता हूँ। एक पल रुकिए, साफ कपड़े बदलने होंगे, अच्छी तरह धोना होगा। मेरे जाओ फेंग के अधीन काम करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। धन्यवाद सेनापति। मेजबान के क्षेत्र विस्तार का पता चला है। 2 काउंटियां पूरी तरह से हमारे कब्जे में हैं। उन्नयन की शर्तें पूरी हो गई हैं। सिस्टम संस्करण 2.0 खुल गया है। क्या उन्नयन करना है? उन्नयन करो। एक नया डैशबोर्ड तैयार हो गया है। राज्य के क्वांजियाओ और लियांग काउंटी हान दिंगगुओं को पकड़ने का काम देखो। ली बोझी को वश में कर लिया। सभी सिस्टम द्वारा मान्यता प्राप्त है। पुरस्कार निकालो। पुरस्कार निकालना शुरू। बधाई हो, होस्ट को प्राप्त हुआ क्यूयुआन हल का पूरा निर्माण खाका। करवान हल इसके साथ। अनाज की चिंता खत्म। एक बार और लॉटरी खींचो। बधाई हो, होस्ट को मिला उत्तम इस्पात बनाने की विद्या। कोई है? फेंग भाई, क्या बात है, आ जाओ, इसे देखो। अगर यह चीज बन जाए, एक आदमी एक दिन में 10 मूर जोत सकता है, सीधे घूमने वाले हल से 10 गुना ज्यादा। सपने में मैं एक सफेद बालों वाले बूढ़े देवता से मिला। उसने देखा मैं लोगों की चिंता कर रहा हूँ, इसलिए उसने यह खाका दिया। अच्छा, ऐसी बात है, कोई आश्चर्य नहीं कि जनरल में इतना साहस है, तो किसी दिव्य व्यक्ति ने सहायता की है। यह तो भाग्य का खेल है। क्या यह तो बस हल है ना? क्या यह इतना अद्भुत है? मेरे पास एक तरीका है। इस तरीके से बनी तलवार हमारी आज की तलवारों को कच्ची सब्जियों की तरह काट देगी। इस विधि से बनाई गई कवच पर 300 मीटर दूर से छोड़े तीर शरीर पर लगेंगे तो खुजली जैसे लगेंगे। सच में फेंग भैया, वाह, यह तो बहुत बढ़िया है। तो फिर जल्दी करो, उसकी उस तरकीब को इस्तेमाल की नक्शे से उतार लो। मैं अभी लोहार की दुकान पर जाता हूँ, ताकि हमारे सभी भाई अपने हथियार तैयार कर सकें। सबको बदल दो, जल्दी नहीं, आज का मुख्य काम है। हान पोलो की बड़ी सेना जल्दी ही आ जाएगी। बंधकों की अदलाबदली का मामला, चिंता मत करो फेंग भाई। 500 धनुर्धारी मैंने पहले ही तैनात कर दिए हैं किले की दीवार पर। यह लड़का अगर हिम्मत करेगा हमारे साथ छल करने की, मेरी गारंटी है कि वह जीवित नहीं लौटेगा। अरे हाँ भैया फेंग, एक और बात है। जनरल झेंग, हान पोफांग की उपपत्नी को ले आओ। छोटी साली भी साथ आई है। गर्म पानी तैयार करो और साफ कपड़े लाओ। ले चलो, उन्हें भी साथ ले चलो। जनरल साहब, हो गया। यह तो औरतों वाली बात है। इस तरह दरबार के पास झाओ फेंग को रोकने का कोई तरीका नहीं बचा। विद्रोही झाओ फेंग, सुनो, तुमने मेरे पिता को और मेरी पत्नी को बंधक बनाया। यह अपराध मौत के लायक है। अब मेरी सेना आ चुकी है। महाराज, आप तो जैसे सॉस में फंसे हुए हैं। महाराज, आप तो जैसे बगुले की तरह भोजन में फंसे हैं। अब तो पंख लगाकर भी नहीं भाग सकते। अगर आप समझदार हैं तो विनम्रता पूर्वक मेरे पिताजी को बाहर आने के लिए कहें, नहीं तो जब मैं इस शहर को तोड़ूंगा तो तुम सबको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारे अधीन हजारों विद्रोही सैनिकों को नदी में फेंक दो। हान गोंग, आपके बेटे की आवाज वाकई आप जैसी है। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी भोलापन पर हंस रहा हूँ। तुमने क्या कहा? क्या तुम सच में सोचते हो उन 1200 वसंत परिवारों के बल पर क्या तुम मुझे धमका सकते हो? गलत है। तुम्हारे पिता और तुम्हारी छोटी पत्नी की मेरी चाल है। बस मजाक कर रहा था। लड़के, अब क्या अब हम शांति से बात कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन सिर्फ हम दोनों। फेंग भाई नहीं आ सकते। यह दुष्ट बहुत चालाक है। मुझे धोखे का डर है। यह साफ तौर पर एक खतरनाक मुलाकात है। फेंग भाई, तुम बिल्कुल भी उसके फंदे में मत आना। डर का क्या कारण है? वह इतना छोटा है, फिर भी उसे छोटा युद्ध देवता कहा जाता है। उसका मन आसमान से भी ऊंचा है। और तो और, अगर उसने छल से आज मुझे मार डाला, यह बात फैल गई तो वह जीवन भर शर्मिंदा रहेगा। उसके पिता और उसकी रखेल, उसके पिता और उसका बेटा, सब मेरे कब्जे में है। सब पीछे हटो, सभी पीछे हटें। अपनी शर्तें बताओ।
अपनी शर्तें बताओ। मेरी वो औरतें कैसी हैं? तुमने मेरे पिता को पकड़ा लेकिन बुरा बर्ताव नहीं किया। तुम्हारी औरतें, मैंने भी कभी एक को भी हाथ नहीं लगाया। ठीक है, तुम्हारी छोटी बीवी, मैंने भी उसे हाथ नहीं लगाया, चाहे तुमने छुआ हो या नहीं। वैसे भी मुझे नहीं चाहिए। किंगशु कहाँ है? क्या तुम्हारा मतलब चेन किंगशु से है? वह गर्भवती है। मैंने उनकी देखभाल का उचित प्रबंध करवाया है। हर भोजन में मांस होगा। उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हुआ। बहादुर लड़के, अगर भाग्य ने खिलवाड़ न किया होता, तुम सही इंसान हो। कौन तुम्हारा भाई है? अपनी शर्तें बताओ। ठीक है, देखो, तेरे पिता और उनकी रखेल 1200 परिवार के सदस्य मंजूर है। मुझे वो रखेल नहीं चाहिए। क्या तुम सच कह रहे हो? वे तो चोई परिवार की हैं। मैंने जांच की है। कोई परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है। दरबार में भी उनकी कुछ ताकत है। नहीं चाहिए। अपनी दूसरी शर्त बताओ। दूसरी, दाओगुआंग काउंटी मुझे चाहिए। दाओगुआंग काउंटी मुझे चाहिए। आज तुम जो कुछ लाए हो, घोड़े, सैनिक, रसद, हथियार और कवच, सब यहीं छोड़ जाओ। मैं तुम्हें 20,000 देता हूँ। सब नहीं लूंगा। तुम्हारे सैनिक कहाँ से आए हैं? वहीं वापस जाओ। तुम सचमुच सपने देख रहे हो? क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? मेरा शहर छीन लिया, मेरा राशन ले लिया, अब मेरे हथियार भी चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि मेरे दागिन के सैनिक तुम इस विद्रोही के लिए भीख मांगे? यह तो पूरी दुनिया का मजाक है। लगता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है मौजूदा हालात। मैं तुमसे सौदेबाजी करने नहीं आया हूँ। बात, मुझे ये चीजें चाहिए। नहीं, ये दाकियान साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए है। क्या ऐसा नहीं है? हाँ, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? चेन गुआंग के पास 1 लाख सैनिक है। उसने खुद को हेंगशान का राजा घोषित कर दिया है। उसकी सेना फैंगयांग की ओर बढ़ रही है और मैं, झाओ फेंग, पूरा जियो और ताओ गुआंग क्षेत्रों को लेकर ली यांग और 3 कमिश्नरियों तक के लिए चेन गुआंग के खिलाफ लड़ाई। तुम वापस जाओ। तुम सरकार से कह सकते हो कि मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है और मैं, जाओ फेंग, सरकार के लिए लड़ रहा हूँ। चेन गुआंग की पहली सुरक्षा परत। तुमसे बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पहले ही बात कर चुके हैं। वह बुजुर्ग समझदार है। उन्होंने मंजूरी दे दी है। मैं आज यहाँ आया हूँ, बस तुम्हें सूचित कर रहा हूँ। मैं विश्वास नहीं करता मेरे पिता जीवन भर वीर रहे। क्या तुम्हारे जैसे विद्रोही के साथ मिलकर बुरे काम करेंगे? विश्वास करो या न करो, तुम्हारी मर्जी। तुम लौटकर स्वयं उनसे पूछ सकते हो। मैं झाओ फेंग से नहीं पूछूंगा। क्या तुम्हारी हिम्मत है कि मेरे साथ यहाँ असली लड़ाई लड़ो, बिना हथियारों के, सिर्फ मुक्कों और लातों से? अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी सारी शर्तें मान लूंगा। अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे पिता को छोड़ देना। मैंने तुम्हें छोड़ दिया। दाओगुआंग काउंटी का जियाचुन, हम फिर मिलेंगे युद्ध के मैदान में। मैंने कहा था, तुम नहीं कर सकते। मैं हार गया। आज का यह अपमान मैं नहीं भूलूंगा। फिर मिलेंगे युद्ध के मैदान में। यहाँ तक कि स्वामी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब हम क्या करें? याद रखना, सामान तैयार रखना। जनरल वीर शैली। छोटे युद्ध देवता हार गए। उसने तुम्हें छोड़ दिया है। रुइशी, विद्रोही के लिए संतान जन्मी है। रुइशी सेनापति महारथी हैं, आकाश छूने वाले महानायक। हम पर क्यों कृपा कर रहे हैं? 2 असहाय महिलाएं। कृपा? मैंने तुम पर कोई कृपा नहीं की। मैं तो सोच रहा था तुम्हारे कुंबे में शादी का प्रस्ताव लेकर आऊं। तुम ही बताओ, अगर मैं तुम दोनों को ब्याह लूं, तुम्हारे घर वाले कितना दहेज देंगे? जनरल, हमें नहीं चाहते। मैंने सोचा था कि वह हमारा अपमान करेगा, हमें प्रताड़ित करेगा या मार डालेगा, लेकिन शादी का प्रस्ताव लाया और दहेज मांगा। इस दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बेशर्म इंसान। अरे दुष्ट, तूने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई, मेरी बहू के साथ छेड़छाड़ की। मैं तुझे मार डालूंगा। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। जनरल झाओ, ये बचा हुआ 19,000 सैन्य कवच और सभी रसद ताओगुआंग काउंटी में है, शस्त्रागार और अनाज भंडार में। मैं हान पोलू अपने वचन का पक्का हूँ, कभी वादा नहीं तोड़ता। जनरल हान, आप बहुत उदार हैं। बोझी आपका आदर करता है। जनरल, आप आगे बढ़े। मैं कहता हूँ, इस बार तो ये हान पिता पुत्र बहुत बड़ी गिरावट आई है। यह हान दिंगगो युद्ध हार गया और पकड़ा गया।
उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। उसका बेटा हान पोफांग न केवल अपने पिता को बचा पाया बल्कि अपनी रखेल भी खो बैठा, बल्कि हमारे फेंग भैया के हाथों सिर्फ 3 ही मुक्कों में हार गया। बिना सरकार की अनुमति के एक पूरा शहर गैरकानूनी तरीके से 20,000 हथियारों के साथ और भारी मात्रा में रसद एक विद्रोही को सौंप दिया। अगर यह खबर राजधानी पहुंची तो कितने लोग पागल हो जाएंगे उन पिता पुत्र की निंदा करने। वह बादशाह कभी नहीं हान परिवार के पिता पुत्र को छोड़ेगा। साम्राज्य की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उन पर अवश्य कड़ी सजा देगा। पर मुझे तो यह अच्छा लग रहा है। उनका आपसी झगड़ा जितनी अधिक अफरा तफरी होगी उतना ही बेहतर होगा। वे 1200 सैनिक विद्रोही सेना के परिवार पहले ही लियांग शहर में प्रवेश कर चुके हैं। मेरी पत्नी को भी महल में वापस लाया जा चुका है। बहुत बढ़िया। झाओ फेंग, अरे तू यह मर्दा लड़का, मुझे पता था तू ही सरना है। एक अतृप्त भेड़िए की तरह सरकार के साथ मिलकर विद्रोहियों पर दबाव डाल रहा है। क्या तू भूल गया उन शुरुआती दिनों को जब मैंने तुझे कैसे बढ़ावा दिया था? तू तो सरकार से मिल सकता है मगर मैं नहीं कर सकता। उन दिनों तूने मेरे परिवार को जब हान पोफांग को भेंट किया था यह कैसे नहीं सोचा? मैं तुम्हारा सिपाही हूँ, मदद करना। आजकल कौन सा खुद की मेहनत से नहीं मिला? जो कहना है कहो, मारो या छोड़ो तुम्हारी मर्जी। तूने मुझे मार डाला, दरबार तुझे कभी माफ नहीं करेगा। क्या तुम सच में यह सोचते हो कि मैं दरबार के साथ सच्चे दिल से सहयोग करूंगा? जनरल, जिजियांग पूरी तरह हमारे कब्जे में है। हेंगशान ने हुआंगझोउ पर कब्जा कर लिया है। हान परिवार पूरी तरह नष्ट हो गया है। तुम्हें पहले से ही पता था। तुम्हारा राज दरबार में शामिल होना सब ढोंग था, वरना क्या? मारो या छोड़ो, जल्दी निपटा दो। जनरल झाओ, मुझे मत मारो। मेरे सभी सिपाही तुम्हारे हैं। मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह वफादार रहूंगा। झाओ फेंग, शुरुआत में मैं ही था जिसने तुम्हें झाओ गांव से निकाला था। तुम मुझे मार नहीं सकते। यह उम्मीद नहीं थी। यह वो बिन वाकई वफादार निकला। यह वो शे भी वफादार है। तुम अपनी सेना लेकर मेरी सेना में मिल जाओ। तुम अब भी शतपति रहोगे। जनरल झाओ, आपका आभार। मेरे साथ लियांग चलो। बहुत समय से अपनी पत्नियों को नहीं देखा, उनकी याद आ रही है। जाओ फेंग की उम्मीद नहीं थी, वह सच में बगावत कर गया। यहाँ तक कि बहन शुई को भी नहीं बख्शा। तुम चिंता मत करो, अभी कोई नहीं जानता तुम ही राजकुमारी हो। अगर जाओ फेंग सत्ता हासिल कर लेता है तो हम भी शाही रानियां बन जाएंगी। कोई नुकसान नहीं है। नहीं, यह मेरे वो परिवार का साम्राज्य है। बहन जल प्रेम, बुरी खबर दरबार ने भेजा है। महाराज के पास के कुंवर जी आ रहे हैं। पति जी ले गए हैं। वह नहीं करेगा। अपनी पहचान उजागर करो। मैं देखने जाता हूँ। नहीं जा सकती राजकुमारी, नहीं तो तुम भाग जाओ। अभी शहर में हमारी निगरानी ढीली है। तुम भाग सकती हो। मुझे देखना है। मुझे भी अपने पति से बिछड़ने का दुख है। सम्राट का आदेश आया है। पूर्वी सेनापति झाओ फेंग, उसने अपनी सेना को व्यक्तिगत शक्ति बना लिया है। वह सम्राट का अपमान करता है, इसलिए तुरंत उसकी सैन्य शक्ति छीन ली जाए और उसके सभी पदों से उसकी सभी सैन्य टुकड़ियों को जिजियांग और हेंगशान दोनों कमांडरियों की सैन्य और प्रशासनिक शक्तियां सभी पर्यवेक्षक क्यूकांग क्यू गोंगगोंग के पूर्ण नियंत्रण में होंगी। यह शाही आदेश है। झाओ फेंग अभी भी घुटने टेककर आदेश स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? तुम सबने देख लिया। अब झाओ फेंग अपराधी की स्थिति में है। इस देशद्रोही को कौन पकड़ सकता है? हमारा घराना 800 मील की तीव्र गति से दरबार को सूचना भेजेगा। उसके लिए पुरस्कार की प्रार्थना करेगा। पत्नी को उपाधि और संतानों को संरक्षण दिलाएगा। पूर्वजों को गौरवान्वित करेगा। यह सब आज ही होगा। कुत्ते की तरह विश्वासघाती यह खोजा। 2 जिले मेरी भूख नहीं मिटा सकते। यह भी पेट नहीं भरता। हम जो जान की बाजी लगाते हैं। भाइयों, तुरंत झाओ फेंग को मार डालो। मालिक, सावधान। तुम राजकुमारी हो। मालिक, सावधान।
चू शीशुई नहीं राजकुमारी, उसकी आंखों में मेरे लिए कोई हिंसा नहीं थी। राजकुमारी, जाओ फेंग को जल्दी मार दो। जाओ फेंग को मारने के बाद क्या भैया, और क्या आदेश है? जाओ फेंग के पास इतने वफादार सैनिक हैं, तुम मुझे भागने का मौका कैसे दोगे? महाराज ने तुम्हें भागने को नहीं कहा, तुम्हारी इज्जत तो पहले ही धूल में मिल चुकी है और तुम विद्रोही भी हो। झाओ फेंग के साथ तुम्हें तो गुमनाम रहना चाहिए खुद को, ताकि राज परिवार की प्रतिष्ठा को धक्का न लगे। क्या शाही प्रतिष्ठा है? हान पोलू द्वारा ले जाया गया था। महाराज ने मुझे ले जाने से इनकार कर दिया। मैं लियांग में था, मैंने कई बार पत्र लिखे, उसे मुझे वापस ले जाने के लिए कहा, फिर भी उसने मुझे मनाने की कोशिश की। मुझे झाओ फेंग पर नजर रखने दो। और नतीजा, अब मुझे झाओ फेंग को मारने के लिए कहते हो और मुझे आत्महत्या भी करनी है। मुझे एक राजकुमारी होकर आत्महत्या करनी है। सपने देखो। अब तुम जानते हो मैं कौन हूँ। राजकुमारी, मुझे मार सकते हो। राजकुमारी को महल वापस ले चलो, उनकी अच्छे से देखभाल करना, लापरवाही मत करना। भाइयों, चलो एक बैठक करते हैं। अब खुल्लम खुल्ला उन्होंने राज दरबार के लोगों को मार डाला और जनरल हान भी। दरबार हमें घेर नहीं लेगा क्या? सच कहूं भाइयों, मैं भी डरता हूँ। मुझे डर है भाइयों, मेरे झाओ फेंग के साथ जीत तो लिया पर पेट भर नहीं पाए। जीवन भर की मेहनत, लेकिन राजधानी के उन सिर्फ जुबान चलाने वाले अधिकारियों ने एक झटके में मिटा दिया। मुझे डर है कि हम लड़ेंगे विशाल साम्राज्य के लिए, लेकिन वह बूढ़ा बादशाह एक फरमान से छीन लेगा। हमारे अधिकार छीन लिए गए हैं। तुम सब भी ध्यान से सुनो। पूर्ण अधिकार। एक मरा हुआ खोजा कभी भी हमें मार सकता है, हमारे साथ मनमाना खेल सकता है। अगर वह चाहे हम जिए तो हम जी सकते हैं, वह हमारी मौत चाहता है तो हमें मरना ही होगा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब वह हमारा इस्तेमाल कर लेगा तो हमारी इस सेना को तितर बितर कर देगा, देश भर में फेंक देगा। मोर्चे पर मरने के लिए तुम लोग, मेरे भाई जाओ फेंग, सब फांसी पर चढ़ जाओगे, क्योंकि हम भेड़िए के बच्चे हैं, विद्रोही हैं। एक बार विद्रोही तो जीवन भर विद्रोही। सम्राट सबसे ज्यादा इसी से डरता है। हम वही लोग हैं। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम मेरे भाई जाओ फेंग हो, अगर तुम उसकी बात मानोगे तो अपनी गर्दन कटवाना होगा। हाँ, जनरल सही कह रहे हैं। भाई तुम ही बताओ क्या करें। सभी भाई तुम्हारे आदेश पर हैं। बस मौत ही तो है, सिर कट गया तो बस एक निशान रह जाएगा। जनरल साहब, हम आपकी ही सुनेंगे। बगावत 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 बगावत। पहले के जमाने में स्वर्ग था, लेकिन आज मैं इससे गांड भी पोंछूं तो भी बहुत मुश्किल लगता है। यह तो बेकार कागज का टुकड़ा है। मैं बगावत कर रहा हूँ, तुम में से कौन मेरे साथ है? बगावत बगावत। राजकुमारी तो बड़ी शांत चित्त है। यह सोचा नहीं था तुमने मुझसे इतना छुपाया इतने लंबे समय तक। क्या तुम चाहते हो कि मैं घबरा जाऊं और माफी मांगू, या फिर देखना चाहते हो एक आत्महत्या का नाटक? तुम्हारी शान में कुछ और बढ़ोतरी कर देता हूँ। झाओ फेंग, क्या तुम जानते हो तुमने क्या किया है? तुमने राज दरबार के आदमी को मार डाला। यह दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। कोई ठिकाना नहीं। ठिकाना कोई देता नहीं, खुद बनाना पड़ता है। बल्कि मैंने खुद मुकाबला करके हासिल किया, और तुम नहीं हो। क्या तुमने क्यूंगोंग को भी मार डाला? ऐसा इसलिए क्योंकि वह नौकर मुझे आत्महत्या करने के लिए कहने की हिम्मत करता है। राजकुमार, राजकुमार वह ऐसा नहीं करेगा, वैसा मेरे साथ। झाओ फेंग, मैं यह सारा रास्ता तुम्हारे पीछे चला। मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए सच्ची हैं। सच्ची सच्ची, और तुमने मुझे नहीं बताया तुम्हारी असली पहचान। मैं यह कैसे कह सकता था? अब ध्यान जाओ फेंग पर है। अब और मत लड़ो। तुम्हारे पास बस 2-3 हजार बचे खुचे घायल सैनिक कैसे मुकाबला कर सकते हैं मेरे शाही शहर के 10 लाख महान योद्धाओं से? तुमने चाहे ले लिया हिंगशान क्षेत्र तो क्या हुआ? एक आदेश दे दो, तुम्हारा छोटा सा हिंगशान क्षेत्र चूर चूर हो जाएगा। क्या तुम सच में सोचते हो कुत्ते सम्राट वू ये ने क्योंकि गोंग को भेजा, वह सच में मुझे शांत करने आया है? पहले हान सेना थी। मुझे देखो, चेन फैक्ट्री का मामला सुलझाते हुए
पीछे है क्यूई गोंग गोंग, मेरे आदमी को छीनना चाहते हैं। तुम्हारा वह शाही भाई शुरू से ही उसने मुझे जीने न देने का इरादा बना लिया था। वह सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहता था हेंगशान काउंटी पर कब्जा करने के लिए, और फिर मुझे ऐसे ही मुझे एक कुत्ते की तरह मार डालो। बस सम्राट और क्यूई बूढ़ा कुत्ता, किसी ने नहीं सोचा था। मैंने अभी तक हेंगशान काउंटी पर कब्जा भी नहीं किया है, पहले ही मुकर गए। हु यान को भेजा। यूनियन क्यूई ने खुद फैसला किया। मैं तो बड़ी राजकुमारी हूँ। भैया भैया, वह मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। तुम मेरे साथ राजधानी चलो, भैया से माफी मांग लो। मेरा वादा है, भैया तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। मुझे छोड़ दो, तेरी सोच अभी भी संकुचित है। मैं जाओ फेंग, इतने सारे भाई मेरे साथ जान मौत की लड़ाई लड़ते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पूरी जिंदगी इस बंजर पहाड़ों में फंसे रहें। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं कोई विद्रोही नहीं हूँ राजकुमारी महोदया। तो मैं सम्राट बना, इसे कैसे कह सकते हैं विद्रोही? नहीं, यह साम्राज्य मेरे वो परिवार का साम्राज्य है। राजकुमारी महारानी, तो मैं सम्राट बना, इसे कैसे कह सकते हैं विद्रोही? कहा है नहीं, यह साम्राज्य मेरे वो परिवार का साम्राज्य है। तुम चिंता मत करो, अगर तुम जाना चाहते हो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बेकार, सब के सब बेकार हैं। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत देखो, जाओ फेंग, हान परिवार की सेना को अपने अधीन कर लो। क्यूई गोंगगोंग कहाँ है? अभी तक जवाब क्यों नहीं आया? महाराज को प्रणाम। अभी तक नहीं, खबर है कि यूनु गोंगगोंग को राजकुमारी ने मार डाला। झाओ फेंग ने शाही फरमान फाड़ दिया। बकवास। नियान वेई मेरी सगी बहन है, सबसे आज्ञाकारी बहन। वह यूनु गोंगगोंग को कैसे मार सकती है? यह जरूर फैलाया गया है, झूठा समाचार। मेरे और मेरी बहन के बीच फूट डालना चाहते हो? अरे तुम जाओ फेंग। अरे कोई है, आदेश जारी करो। मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा, मैं स्वयं युद्ध का नेतृत्व करूंगा। इस जाओ फेंग को अपने हाथों से मारूंगा। महाराज ऐसा बिल्कुल न करें, यह जाओ फेंग बहुत धूर्त है। क्या हुआ है? अब हम क्या करेंगे? मेरे पास 10 लाख सेना है, मैं उस जाओ फेंग से क्यों डरूं? आओ, कोई है, पर दाकियन के हर हिस्से में बागी सैनिक हैं। लाखों सेना बीच में इकट्ठी हुई है, यह 10 लाख सेना बीच में जमा हुई है, केवल जाओ फेंग के लिए। अन्य स्थान कैसे रोकेंगे? क्या मैं बस देखता रहूं? इस जाओ फेंग द्वारा बेवकूफ बनाया जाए। महाराज, राजकुमारी जाओ फेंग के पास है। राजकुमारी इतनी सुंदर है, जाओ फेंग यह गवार जरूर मोहित हो जाएगा, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर। आप आगे व्यवस्था करें, कह दो कि जाओ फेंग को दामाद बनाया जाएगा। उसकी असावधानी का फायदा उठाकर राजकुमारी को फिर से चुपके से झाओ फेंग को मार दो। नियान वेई झाओ फेंग के कब्जे में है। अगर यह बात फैल गई कि हमारी शाही राजकुमारी ने एक विद्रोही को स्वयं सौंप दिया, तो राज परिवार की प्रतिष्ठा क्या रहेगी? महाराज, जैसा आपने कहा, राजकुमारी झाओ फेंग के कब्जे में है। यह एक रहस्य है, चुपके से वहां जाओ, राजकुमारी को झाओ फेंग को मारने का आदेश दो, फिर राजकुमारी को भी मार देना, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा, गाड़ी और घोड़े तैयार करो, मैं उस जाओ फेंग से मिलने जा रहा हूँ। महाराज, ऐसा नहीं कर सकते, किसी भरोसेमंद व्यक्ति को भेज दीजिए, बस काम हो जाएगा। क्या सच में नियान वेई ने क्यों गोंगगोंग को मारा? किसी और को भेज दो, मुझे डर है कि दूसरे लोग नियन वी को मनाना मुश्किल है। इसके अलावा जाओ फेंग के पास कई सुंदरियां हैं, एक विद्रोही के साथ रहने से बेहतर है सबको मेरे महल में रख लूं। इंतजाम कर दो। अब कैसा समय है? महाराज अभी भी सुंदरियों के बारे में सोच रहे हैं। केवल आशा है कि राजकुमारी आज्ञा का पालन करें। मैं आदेश स्वीकार करता हूँ। अब होस्ट के पास है वास्तविक क्षेत्र।
जिउजियांग कमांडरी और हेंगशान कमांडरी। प्रतिभा ईगल आई तीसरे स्तर तक पहुंच गई। संवेदी शिकार तीसरे स्तर तक पहुंच गया। ड्रैगन युद्ध खुले मैदान में अनलॉक हो गया। इनाम ड्रॉ का एक मौका मिला। ड्रैगन युद्ध खुले मैदान में। उसका खून गहरा और रहस्यमय है। इस स्तरोन्नति के बाद इसने मुझे तुरंत ठीक कर दिया, पूरी ताकत लगा दी है। आखिरकार फिर से जमा हो गया। एक बार लॉटरी का मौका, अच्छी चीज मिलने की उम्मीद है, नहीं तो राजकीय सेना, दबाव कम नहीं है। सिस्टम लॉटरी। शकरकंद और आलू। ये बीज नहीं, ये तो जादुई वस्तुएं हैं। इन दो चीजों से जो रेतीली जमीन चावल की खेती के लिए अनुपयुक्त थी, वह सब अन्न उगाने की उपजाऊ भूमि बन सकती है। इसका मतलब है मेरे शासन में अकाल कभी नहीं होगा। क्या बकवास सम्राट है, क्या बकवास 10 लाख सेना। इन चीजों से सारी दुनिया मेरी है। तुम लोग मेरा काम करो। दीदी से सब कह दिया है। मेरे पति ने तुम्हें अलग कैद कर रखा है। दूसरों को नहीं कहूंगी तो भी दीदियों को बता दूंगी। मैंने जानबूझकर नहीं छुपाया, बस मुझे कहना नहीं आ रहा था। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? साहब जनता की मदद करना चाहते हैं। हम घर पर हैं, खाली बैठे भी क्या करते, इसलिए खिचड़ी बांटने मदद करने आ गए। हाँ, सोचा नहीं था साहब में ऐसी उदारता है। लियांग में रहते हुए आप आम लोगों के प्रति दयालु थे, अब हुआंग झाओ आकर फिर भी आम लोगों के प्रति दयावान है। मुझे विश्वास है महाराज, आप निश्चित ही एक उदार शासक बनेंगे। श्री नहीं राजकुमारी, क्या आपने सुना? शांग गोंग ने नए बीज निकाले, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और ये उगाए हैं। शांग गोंग जैसे व्यक्ति को जरूर तियान याओ के शासक को बताना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं, इस दुनिया में यह मेरे बड़े भाई का होना चाहिए। मैं पहले जाता हूँ। कौन कहता है कि यह राजकुमारी है? अब तो हमसे भी बदतर है, कैद में रहकर भी राजकुमारी का दिखावा करती है। बस करो, अब मैं देखती हूँ। अभी समझी नहीं है। इतने अच्छे पति को जब समझ जाएगी तो सब कुछ स्वयं ही समझ जाएगी। यह तो स्वाभाविक है। मैं और मेरी बहन, हमने कोई परिवार से संपर्क कर लिया है। आपके पति के लिए प्रमुख परिवारों का समर्थन भविष्य में सुरक्षित कर दिया है। कोई बहन, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं, आपके पति की देखभाल करना मेरा भी कर्तव्य है। पानी का क्या स्वाद है, क्या यह इंसान पीने लायक है? महाराज, यह रास्ता राजधानी जैसा नहीं है। पानी तो साधारण है, कोई प्राकृतिक झरने का छना पानी नहीं है। यह कैसी घटिया जगह है, कितनी बदतर है। हमें हुआंग कब तक पहुंचेंगे? महाराज, महाराज, बड़ी मुसीबत है। झाओ फेंग ने हुआंगशी शहर पर कब्जा कर लिया है। वह अभी हुआंगशी शहर के अंदर है। वह हेंगशान सेना नहीं है। क्या यह आखिरी शहर नहीं है? रक्षकों ने क्या किया? सुना है, सुना है, रक्षक सभी भाग गए। जाओ फेंग ने क्या षड्यंत्र रचा है? सर काटने की योजना। संक्षेप में, चुपके से मार डालो रक्षक सेना के प्रमुख को। रक्षक सेना के प्रमुख को। वे सभी डर गए हैं। बेकार, सब बेकार हैं। तुम मेरे साथ कपड़े बदलो और हम हुआंगशी चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कौन किसका सिर काटेगा। हाँ हाँ हाँ। जनरल, कोई दावा कर रहा है कि वह आपकी पत्नी का रिश्तेदार है। मालकिन से मिलना चाहता हूँ। जिया चुन, उन्हें अंदर आने दो। जी। यह सेना मेरी सेना जैसी दिखती है। महाराज, अगर हम इतना बड़ा दल अचानक आ गया है, अगर झाओ फेंग सीधे हमें मार देता तो क्या होता? चिंता मत करो, नियान वेई यहाँ है। मैं बिल्कुल सुरक्षित रहूंगा। लेकिन इस पूरे रास्ते में गुप्तचर की बातें अस्पष्ट थी। मुझे भी यकीन नहीं है कि नियान वेई आखिरकार खुलासा राजकुमारी की पहचान हुई या नहीं। अगर नहीं हुई तो महारानी की मृत्यु हो जाए, दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा। राज परिवार में ऐसा कलंक था। चतुराई है। प्रतीक्षा करो और सही मौके का फायदा उठाओ। हाँ। साहसी जनरल को देखकर तुमने घुटने क्यों नहीं टेके? मैं महान कियान साम्राज्य का सम्राट हूँ। इस विद्रोही के आगे घुटने टेकूं? यह कैसे संभव है?
नहीं टेकूंगा, दबा दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झाओ फेंग? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घुटने टिकवाने की? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह मेरी पत्नी है, चू शुई की परिवार वाली है? क्या ऐसा नहीं है? तो तुम कौन हो? यह मूर्ख लड़का लगता है सच में नहीं जानता नियान वेई की पहचान। धिक्कार है जासूसों को, चूंकि झूठी खबर फैलाई। वापस जाकर उन्हें जरूर मारूंगा। मैं चू शी शुई का भाई हूँ, तेरा बड़ा साला। तुम जैसे एक महान शासक ऐसे बर्ताव करते हो अपने ससुराल वालों का? छोड़ो मुझे। यह बादशाह मेरे सामने नाटक कर रहा है। मैं तो देखना चाहता हूँ कि वह आखिर करना क्या चाहता है। अच्छा हुआ वह राजधानी में नहीं है। भेजे गए अन्य लोग, शायद यह भी ठीक रहेगा। सीधे राजधानी पर चढ़ाई करो। अरे यह तो बड़े भाई साहब है। सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल मैं हाल ही में सेना के काम में व्यस्त हूँ। आपकी देखभाल का समय नहीं निकाल पाया। ठीक है, तुम लोग पहले शी शुई के साथ हुआंगशी शहर में एक साथ रहो। क्या देख रहे हो? मेहमानों की सेवा करो कृपया। महाराज आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप राजधानी छोड़कर चले गए, फिर बिना किसी रक्षक के यहाँ रहना खतरनाक है। तुम घबराओ नहीं, झाओ फेंग को पता नहीं है मैं राजधानी छोड़ चुका हूँ और मैंने झील के आसपास के इलाके में सेना तैनात कर दी है। इसके अलावा वह झाओ फेंग तुम्हारी पहचान भी नहीं जान पाया। वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है? पहचान का पता नहीं चला। झाओ फेंग पहले से जानता था मैं राजकुमारी हूँ। नाटक क्यों कर रहे हो? भाई को भेजना जरूरी है। मैं नहीं चाहती भाई को कुछ हो, नहीं चाहती झाओ फेंग को कुछ हो। भैया तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर भी भैया तुम यहाँ आए हो, यह भी खतरनाक है। कोई बात नहीं, इस बारे में अब बात नहीं करते। हम भाई बहन कितने समय बाद मिले हैं। पहले तुम मुझे यह बताओ आखिर यह कैसा इंसान है? जाओ फेंग को दवा देने वाली बात जल्दी मत करो, पहले नियन वेई के रवैये को देखते हैं। यह पूरा एक महीना हो गया है इस जाओ फेंग ने मुझे इस आंगन में बंद कर रखा है। वह आखिर करना क्या चाहता है? यह सुंदरी कहाँ है? मेरा यह राजकुमार भाई, अब देखते हैं। वास्तव में किसी काम का नहीं। जाओ फेंग ने कैद कर लिया, बस सुंदरी के बारे में सोचता रहता है। जाओ फेंग की बिल्कुल परवाह नहीं करता। आखिर करना क्या चाहते हो? वो नियान वेई, वह मुझे बाहर नहीं निकलने देता, लेकिन तुम्हें आने जाने की आजादी देता है। वह तुम पर बहुत भरोसा करता है ना? तुम कोई तरीका सोचो, उसे जहर खिला दो। मैं एक पल भी नहीं ठहर सकती, ऐसी जगह बर्दाश्त नहीं होती। जहर देना, हाँ जहर देना। नियन वी, तुम तो राजकुमारी हो, बिल्कुल नहीं, दया नहीं दिखानी चाहिए। इस एक महीने में मैंने वो नियानवेई को काउंटलेस बार झाओ फेंग की तारीफ करते सुना। मुझे उसकी नकल करने को कहा। यह मजाक है। सम्राट होकर एक विद्रोही से सीखूं? मैंने सोचा भैया मिलने आए तो मेरी चिंता करते हैं। इस एक महीने का नतीजा यह हुआ कि महाराज मेरे प्रति दिन ब दिन अधीर होते गए। उनका असली मकसद सामने आ गया। मालूम हुआ कि महाराज चाहते थे कि मैं जाओ फेंग को मार दूं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं पहले ही जाओ फेंग की हो चुकी हूँ। अगर वह मर गया तो मैं क्या करूंगी? महाराज जब तुमने दया नहीं दिखाई तो मेरी नाराजगी पर आश्चर्य मत करो। मैंने सोचा भी नहीं था कि राजकुमारी खुद मुझसे मिलने आएंगी। झाओ फेंग, महाराज ने मुझे तुम्हें जहर देने को कहा है। तुम्हें मार दूंगा। झाओ फेंग, तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ? तुम्हारा बड़ा भाई बदला लेने वाला इंसान है। वह सुंदरता का लोभी है। वह एक पूरा बेकार राजा है। वह कर सकता है तुम्हें जहर देने का फैसला। इसमें अजीब बात नहीं है। तुम जानती थी कि मैं आऊंगा। मैं कह सकता हूँ मैं सिस्टम की वजह से हूँ। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? तुमने भी देख लिया, मेरे शासन में रहने वाले लोग शांति और खुशी से रहते हैं। महान ज्ञान के लोगों की तुलना में बहुत खुश रहना। इसके अलावा ली बोझी ने भी मुझे बताया राजधानी पर कब्जा हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरा नाम जाओ फेंग है। गोली चल चुकी है, कौन नहीं जानता। मेरे साथ रहो, तुम्हें मांस खाने को मिलेगा। आम लोग अच्छे से रहें। इसके अलावा ली बोझी ने यह भी कहा था शहर और लोग हैं
खुद दरवाजा खोलकर हमें अंदर आने दिया। वो जिया जिंग पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे खुद बताने के एहसान पर सम्राट आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। आप सम्राट की जान बख्श दें। वो नियान वेई अभी भी बहुत भोली है, यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। प्राचीन सम्राट इस तरह के रूढ़िवादी व्यक्ति यह जानने के बाद कि वह मेरी है, उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। जाओ फेंग को दवा दे दी गई है, वह मर चुका है। जाओ फेंग मर गया है। तुम बाहर कैसे आ गए? राजकुमार, आपका क्या मतलब है? तुमने पहले ही योजना बना ली है। जाओ फेंग की मृत्यु के बाद तुमने फिर किसी को भेजा और मुझे मार डाला। हाँ, नहीं तो क्या? तुम बड़ी राजकुमारी होकर विद्रोहियों के साथ रह रही हो, शाही परिवार की प्रतिष्ठा को धूल चटा दी। तुम्हें तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। लेकिन जाओ फेंग के अधीन रहने वाले लोग, औरतें दूसरी शादी भी कर सकती हैं, काम करके आत्मनिर्भर भी रह सकती हैं। जाओ फेंग यह प्यारा बच्चा, यह तो उल्टी गंगा बहाना है। हैसियत से क्या फायदा? बड़े भैया सही कहते हैं, जाओ फेंग प्यारा है। मैं भी। जाओ फेंग, अंदर आ जाओ। नियान वी, मैं तेरा भाई हूँ नियन वेई। झाओ फेंग, तुम सम्राट बनना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। तुम क्या चाहते हो? मैं सब कुछ दूंगा। तुम्हारा दिल ईमानदार नहीं है। दुखी होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा राजा भाई तुम्हारे लायक नहीं है। तुम लोग। नियान वेई, मेरे पति ने हमें बुलाया है, हमें साथ लेकर आए हैं राजधानी चलने के लिए। क्या मैं भी राजधानी जा सकती हूँ? बिल्कुल, एक भी कम नहीं होना चाहिए। तुम सब मेरी प्यारी रानियां हो, अब राजधानी वापस चलते हैं।